वेलकम एवरीवन, क्या हाल चाल आप सभी लोगों के। सो वी आर बैक ऑन ड्यू परीक्षा विद आवर केमिस्ट्री का 2024 वाला पेपर। किस किस के लिए है ये पेपर? आपका बीएससी फिजिकल साइंस विद केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट, एनालिटिकल केमिस्ट्री जो कर रहे हैं वो, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कर रहे हैं जो वो, इन सभी बच्चों के लिए ये उनका पेपर है 2024 में जो आया था। 2023 का पेपर जैसा कि बताया था मैंने आपका फिजिकल साइंस विद केमिस्ट्री वाले बच्चों को के लिए, मैंने सोच रहा था कि उनके लिए बनाएंगे, बट देन आई सो कि यहाँ पर एनालिटिकल केमिस्ट्री और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री वाले बच्चों को भी इससे फायदा हो सकता है, तो उनका भी मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया, उन तक भी यहाँ पर पहुंचाइए जो कुछ आई थिंक कम है। वैसे ड्यू में जितना मुझे याद है एनालिटिकल इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री काफी ज्यादा कम बच्चे, कम कोर्सेज हैं, कम कॉलेजेस में, तो जितने भी बच्चे होंगे उनको भी काफी ज्यादा इससे हेल्प हो जाएगी। तो 2024 का पेपर आप सभी के सामने, 2023 का पेपर किसी के भी पास हो, किसी भी बच्चे के पास हो 2023 वाला, जरूर मुझे डीएम करिए। एनईपी वाला जो पेपर हो जरूर डीएम करिए, टेलीग्राम पर जाइए, एडमिन को जरूर जाकर डीएम करिए और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए ताकि सभी लोग फायदा उठाएं। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, केमिकल बॉन्डिंग जो आपका इसमें यूनिट है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे ज्यादा सवाल आएंगे, उसकी पूरी एक प्लेलिस्ट, नॉट प्लेलिस्ट, बेसिकली 4 लेक्चर आपके सामने आपको मिलेंगे। तो मैं प्लेलिस्ट की पूरी लिंक आपको दिलवा दूंगा आई टैब पर, तो वहां से जाके देखिएगा प्रॉपरली। आप केमिकल बॉन्डिंग को पूरा देखिए, 4 लेक्चर है। फिजिकल साइंस वाले बच्चे आई होप देख के आए होंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेप्थ में सारी चीजों को डिस्कस किया गया है। आप यहाँ पर देखिएगा, इस लेक्चर में मैं जो चीजें डिस्कस करूंगा उसके जो आंसर है वो कहीं ना कहीं मैं उन्हीं लेक्चर से स्लाइड्स लेके आया हूं, क्योंकि ऑब्वियसली एक बार समझा दूंगा चुका तो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा लेक्चर। अगर आपने वो चारों लेक्चर देख लिए, ये पेपर आप आराम से सॉल्व कर देंगे। जितने भी केमिकल बॉन्डिंग के सवाल है सारे आप सॉल्व कर देंगे। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हाँ नहीं करा है, बट केमिकल बॉन्डिंग के जितने भी सवाल है वो सारे आप आराम से सॉल्व कर लेंगे एग्जाम में। सारी इंपॉर्टेंट चीजें डेप्थ में एमओडी डिस्कस करिए, डेप्थ में वीएसीपीआर, मतलब वीएसीपीआर में तो मजा आ जाएगा, मजा नहीं आया तो पैसे वापस, वो वाली सीन हो एकदम से। तो आप जाके वहां पर प्रॉपरली डेप्थ में वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि आपके सभी दोस्त इन वीडियोस तक पहुंच पाए, सभी दोस्त वीडियोस को देख पाए, और सब्सक्राइब भी करते जाइएगा। जब आप आए हैं देखने, वीडियो अच्छी लगे तो जरूर सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। फिर हम क्या करेंगे, मतलब अब आपके साथ अगर 2023 का पेपर मिल गया आपका तो बढ़िया है, वरना फिर मतलब फिर क्या ये लेक्चर अपलोड करूंगा, मतलब ऐसे खाली थोड़ी बातचीत थोड़ी करने के लिए करूंगा। और भाई फिजिकल साइंस वालों, एनालिटिकल केमिस्ट्री वालों कैसे, तो अगर आपको पेपर मिल जाए 2023 का तो जल्द से जल्द जरूर शेयर करिएगा मेरे साथ। डेप्थ में उसको भी ऐसे इसी लेवल की जो है वो पढ़ाई के साथ, इसी लेवल के जो है आंसर के साथ, इसी क्वालिटी के साथ उसको भी अपलोड कर दिया जाएगा। लगभग 1.25 घंटे का ये लेक्चर होगा, तो आप इंजॉय करिए। कोई भी डाउट हो पूछिए, टेलीग्राम पर मैसेज करिए किसी चीज से भी रिलेटेड, और बाकी इन फ्यूचर देखते हैं और क्या क्या किया जा सकता है। तो फीडबैक जरूर देते जाइएगा कैसा आपको लगा ये लेक्चर। और वही केमिकल मॉडलिंग वाला आप देखिए, मजा आ जाएगा आपको। प्लेलिस्ट में बहुत जबरदस्त जबरदस्त क्वेश्चन जो आपसे लिए गए हैं, वो वाले जो क्वेश्चन हैं वो आपको पुराने वाले हैं। कौन से पुराने वाले, मतलब 2023 और 2024 का एक भी क्वेश्चन मैंने उस पेपर में से नहीं लिया है, जो उन पेपर्स में से नहीं लिया, उन वीडियोस में सारे पुराने क्वेश्चन है। मतलब जो पुराने कभी आते थे, जब पहले आपका सिलेबस स्कैटर्ड था ना, तो आपको प्रॉब्लम होगी। आपके पास अभी जो है ना सिर्फ 2 पेपर होंगे सॉल्व करने के लिए, 2023 2024, बट मैंने जो है सारे के सारे सवाल जो पहले कभी आए होंगे, जैसे केमिकल बॉटनिंग पहले कभी बीएससी प्रोग्राम में किसी सेमेस्टर 2 में होगा, कभी सेमेस्टर 3 में होगा, वो सारे सवाल जो है वो ले लिए हैं और सारे डिस्कस किए गए हैं, क्योंकि आपका लगभग सिलेबस सभी का सेम ही है। केमिकल बॉन्डिंग से जो जो आपके टॉपिक से, जो जो आपके सिलेबस में, सिलेबस में जो जो क्वेश्चन है वो सारे के सारे कराए गए हैं, डिटेल में डेप्थ में उनको कराया गया है। सो आई डोंट थिंक तो किसी को भी कोई डाउट होगा आफ्टर हैविंग अ लुक ऑन दैट पर्टिकुलर लेक्चर्स, या 4 लेक्चर जो है उनको देखिएगा, मजा आ जाएगा बिल्कुल आपको जाके। तो उसको देखिए, ये वाला लेक्चर देखिए, 2023 वाला लीजिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करिए, दोस्तों से दुआएं लीजिए, दुआएं लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा काम आती है, जैसे कि मैं आपसे करता हूं। तो फिर स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। पहला सवाल, विच इज मोर कोवलेंट इन नेचर इन द फॉलोइंग एंड वाई। तो NaCl और LiCl में से कौन ज्यादा कोवलेंट है ये बताना है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है जो फजांस रूल पर बेस्ड है हमारे पास। देखिए यहाँ पर क्या चीज लगे, फजांस रूल, अब कोई लोग पूछेंगे क्या होता है, तो यहाँ पे जो आई थिंक 6 क्वेश्चन आपको फजांस रूल का है, वहां पर जो वो इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको अभी ये समझ नहीं आए तो उसके बाद पक्का समझ में आ जाएगा। तो क्या होता है, कौन ज्यादा कोवलेंट है बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या चीज सेम है, अनायन सेम है, तो जो सेम है उसको तो आप हटा दीजिए। क्या लगे सर, कैटायन लगे। सबसे पहले क्या कैटायन पर क्या चीज लगे, क्या कैटायन पर चार्ज अलग है, नो सर, Li पर पॉजिटिव होता है, उस पर भी पॉजिटिव होता है, दैट इज लिथियम पर साइज अलग है। तो फजांस रूल हमारे पास बताता है कोवलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड, कोवलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड हमारे पास बताता है, सीसी इन आईसी, सीसी इज कोवलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड में बताता है। ये बोलता है फजांस रूल की, अगर आपको मैं सिर्फ कैटायन के रिस्पेक्ट में बता रहा हूँ, बाकी डिटेल में आगे बात करेंगे जब हम छठे सवाल पर, आई थिंक 6 क्वेश्चन है उस पर आएंगे, तब उस पर डिटेल में बात कर लेंगे। फजांस रूल कैटायन के लिए ये बोलता है कि अगर आपका स्मॉल कैटायन है, अगर आपका स्मॉल कैटायन है तो आपका सीसी ज्यादा होगा। सीसी मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। बस आप देख लीजिए कौन छोटा है, सर ये छोटा है, इसका कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाएगा ज्यादा, खत्म। क्या ये बात सबको समझ में आई। नेक्स्ट हमें बात करनी है H2O और F2। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, एक बता दिएगा ये ज्यादा कोवेलेंट है, फिर इसका रीजन बता दिएगा। अकॉर्डिंग टू फजांस रूल हमारे पास जो स्मॉल कैटायन होता है उसकी जो है पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती है। इस तरीके से आप बता सकते हैं कि स्मॉल कैटायन है तो आपकी, मतलब आपकी नहीं, कैटायन की पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती है, पोलराइजिंग पावर
इसकी ज्यादा होती है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा LiCl में। देन H2O और F2O में आपको बताना है, ये तो सबसे पहले इन सभी का दोनों का हमें शेप तो पता ही है कि H2O ऐसी होगी और F2O ऐसी होगी दिखने में, ठीक है। नाउ द पॉइंट इज कैसे बताएं, यहाँ कोई भी कंसेप्ट नहीं लगेगा, ये तो आपका कोवेलेंट कंपाउंड है। अब भाई कोवेलेंट कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे बताएं, कौन ज्यादा कोवेलेंट कौन ज्यादा आयनिक। तो क्या आप इसका उल्टा सोच सकते हैं भाई, अगर हम बात कर रहे हैं फजान शुरू से आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर, क्या मैं कोवेलेंट कंपाउंड में आयनिक कैरेक्टर की बात नहीं कर सकता? सर बात तो आप ठीक करें, क्या मैं कोवेलेंट कंपाउंड में आयनिक कैरेक्टर की बात नहीं कर सकता? हाँ, अगर मैं बोल दूं किसी कोवेलेंट कंपाउंड में आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है तो भाई कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा, सिंपल सी बात है। या उसमें आयनिक कैरेक्टर कम तो कोवेलेंट ज्यादा, समझ में आ रही है ना बात। जैसे मैं आयनिक कंपाउंड में बात कर दूं, मैं उससे कोई क्या आयनिक कैरेक्टर में कहूंगा यार आयनिक है, क्या बताऊं कैसे बताऊं, फिर मैं कहूंगा हाँ मैं कोवेलेंट कैरेक्टर बता सकता हूँ, तो कोवेलेंट का उल्टा कर दूंगा आयनिक, पता लग जाएगा। समझ आया? बोलिए सुन लो सर, बिल्कुल आगे। तो यहाँ पर क्या बताना है आपको, देखिए कौन ज्यादा आयनिक है, तो यहाँ पे डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव आएगा, यहाँ पर डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव आएगा, बिकॉज फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। नाउ यू हैव टू नो अबाउट समथिंग, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। जो फ्लोरीन है हमारे पास, जो फ्लोरीन है हमारे पास, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या होती है? इफ आई रिमेंबर इट एग्जैक्टली, तो ये लगभग लगभग शायद मुझे याद नहीं है वैल्यूज, बट वो 3.9 के आसपास होती है, ऑक्सीजन की 3.6 के आसपास होती है, हाइड्रोजन की 2.2 के आसपास होती है। कहने का मेरा ये मतलब है कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जो डिफरेंस है वो काफी ज्यादा कम है, 0 पॉइंट समथिंग आएगा। वेर एज ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है वो आपका 1.5 समथिंग आएगा अप्रोक्सीमेटली, ये देख लीजिएगा। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा हो गया तो ऑक्सीजन भयंकर तरीके से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इधर एक डायपोल जनरेट कर देगा, यहाँ से एक डायपोल जनरेट हो जाएगा, तो डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव ज्यादा आएगा। चार्ज अगर ज्यादा आएगा तो क्या मैं बोल सकता हूँ आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा? बिल्कुल सर आप बोल सकते हैं। तो अगर आयनिक कैरेक्टर ज्यादा तो कोवेलेंट कैरेक्टर कम हो जाएगा, तो F2O इज गोइंग टू बी मोर कोवेलेंट एज कंपेयर टू दैट ऑफ H2O। समझ आया? बोलिए यस। बढ़िया सवाल था, यहाँ पर 4 नंबर का आपका सवाल था, तो आपको दो दो नंबर एक पार्ट के थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ऊपर, दैट इज योर सेलिएंट फीचर्स ऑफ वीबीटी। देन उसके बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम की तरफ चलते हैं। अच्छा, सेलिएंट फीचर्स वाला जो वीबीटी है ये हमारा उसमें भी आया हुआ था, कौन सा था आपका? लाइफ साइंस के एग्जाम में भी आपका आया हुआ था 2024 वाले में, 2024 में ही, हाँ शायद 24 में आया हुआ था। उसमें आपको पोस्टुलेट्स ऑफ वीबीटी लिखने थे, तो वही सेम चीज यहाँ पर करनी है। देन एमओ वाला जो आप देख सकते हैं उसके बारे में भी बात करते हैं, पहले आप इसको समझ लीजिए क्या होता है। ये जिसने भी दे रखी थी ये आप पढ़ लीजिए। आप जो मेन चीज है वो ये है वीबीटी की, कि भाई वीबीटी बोलती है कि कोई एटम होंगे, कुछ एटम्स होंगे, उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, अनपेयर्ड यूपी लिख देता हूं अनपेयर्ड को, ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। जो एटम्स हैं कुछ, उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो चाहेंगे कि किसी दूसरे एटम को पकड़ें, ऐसे एटम को जिसके पास खुद भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। एटम्स जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो चाहेंगे कि किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन को, किसी ऐसे एटम को पकड़े जिसके पास क्या हो, खुद भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, और आपस में वो क्या करें, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर लें, जिससे वो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी पा लेंगे, या फिर कहने का मतलब है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लें। ठीक है, ये यहाँ पर वीबीटी कहती थी। तो अब इसको जरा यहाँ पर देखिए क्या होता है। एटम जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो टेंड करेंगे कंबाइन विद अदर एटम्स जिनके पास क्या हो, ऑल्सो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इससे क्या होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर्ड हो जाएंगे, एंड एटम जो है वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा, दैट इज फुल शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हम बोलते हैं। जो दो इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे बिटवीन टू एटम्स में वो क्या बनाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। सभी को पता है नंबर ऑफ बॉन्ड कितने होंगे, जितने भी हमारे पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं जनरली इन ग्राउंड स्टेट, वेरी इंपॉर्टेंट, जनरली इन द लोअर एनर्जी स्टेट। बट कभी कभी ऐसा होता है कि किसी एटम के पास दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बट वो 4 बॉन्ड बना रहे हैं, या किसी के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो 3 बॉन्ड बना रहे हैं। तो ऐसा केस भी देखने को मिलता है। आप सभी को याद होंगे आपके पी ब्लॉक एलिमेंट्स, जहां पर क्या करते हैं, हमारे जो एस के इलेक्ट्रॉन को हम एक्साइट कर देते हैं पी में, और एक से ज्यादा बॉन्ड, एक से ज्यादा इन द सेंस जितने अनपेयर्ड इनिशियली थे उससे ज्यादा बना सकते हैं, बिकॉज बाय डूइंग एक्साइटेशन ऑफ द एटम, या फिर एनर्जी हम देते हैं तो किसको, इलेक्ट्रॉन्स को देते हैं, तो वो कहां चले जाते हैं, पेयर्ड से ग्राउंड स्टेट से अनपेयर्ड स्टेट में चले जाते हैं, प्रोमोटेड इनटू सुटेबल एम्प्टी ऑर्बिटल। इससे क्या होगा, अनपेयर्ड बढ़ जाएंगे इलेक्ट्रॉन, तो आप बॉन्ड भी जो है वो ज्यादा बना सकते हैं। इसका जैसे कि आप यहाँ पर देन ये बोलती है कि आप शेप ऑफ मॉलिक्यूल कैसे डिटरमाइन करेंगे, बाय डायरेक्शंस ऑफ इन विच ऑर्बिटल्स पॉइंट। ये आपकी सिंपल चीज है, तो थोड़ी बहुत चीजें ये तो आप लिख ही लिएगा। बाकी जो मेन चीज थी वो ये आपकी थी, इसको आपको लिखना है, डिटेल में समझाना है। और आप चाहें तो मतलब यहाँ पे एग्जांपल भी ले सकते हैं। आप एग्जांपल ले लीजिएगा कार्बन का, जो आगे वैसे है CH4 का, तो उसकी भी बात करेंगे। फिर आप यहाँ पे इसको एक बार रीड कर लीजिएगा। अब यहाँ पे बात करूं जैसे HF की बात करें, हाइड्रोजन के पास 1s का एक इलेक्ट्रॉन 1s1, फ्लोरीन के पास 2p5, फ्लोरीन के पास 2p5, इसमें एक अनपेयर्ड, इसमें एक अनपेयर्ड, एक अनपेयर्ड हाइड्रोजन का, एक अनपेयर्ड फ्लोरीन का, दोनों मिलकर एक बॉन्ड बना लेते हैं, तो ऑक्यूपाई सिंगली ऑक्यूपाइड एस ऑर्बिटल किसके पास है,
हाइड्रोजन के पास है, दैट ओवरलैप्स विद अ सिंगली ऑर्बिटल 2p ऑर्बिटल। ऑब्वियसली यहाँ पे 2p5 है, तो 2p5 है तो मतलब क्या है सर, 1 2 3 4 और एक आपका अनपेड हो जाएगा, तो 5 आपके आ गए, तो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, हाँ तो सिंगली फिल्ड एक ऑर्बिटल हो गया, 2p का बिल्कुल हो गया, तो ये और ये आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। सिमिलरली H2O में क्या होता है भाई, ऑक्सीजन के पास 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो कहेगा भाई एक हाइड्रोजन नहीं, मुझे 2 हाइड्रोजन चाहिए, तो हाइड्रोजन कहेगा एक हाइड्रोजन आएगा क्या, हाँ मैं अपने दोस्त को ले आता हूँ, तो वो अपने दोस्त को ले आएगा और यहाँ पे आके वो लोग बॉन्ड बना लेंगे, ये हो गया। देन NH3 में बात करें तो सेम ही होगा, NH3 कहेगा भाई मेरे पास 3 अनपेड है, मुझे 3 हाइड्रोजन चाहिए, एक हाइड्रोजन कहेगा हाँ भाई मैं अपने 2 और दोस्तों को बुला के ले आता हूँ, तो वो बना लेते हैं। बट कार्बन में क्या होगा, हमें लग रहा होगा कि भाई यहाँ पर ना 2 ही अनपेड चाहिए, क्योंकि 2p1 और बेसिकली 2p2 होती है इसकी कॉन्फ़िगरेशन, 2s2 2p2, बट क्योंकि यहाँ पे 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो हमें हमारे हिसाब से 2 बॉन्ड बनाने चाहिए, बट ऐसा नहीं है। कार्बन क्या करेगा, कहेगा भाई मैं अपने 2s को अपने 2pz में भेज रहा हूँ, आओ 4 ले आओ, क्या कहेगा मैं 2s वाले को भी 2pz में भेजता हूँ, तो आपको लगेगा 2pz हाँ 3 अनपेड हो गए, नहीं ये वाला भी तो अनपेड हो गया, तो आपके कितने अनपेड हो गए, अब 4 यहाँ पर आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन दिखते हुए नजर आएंगे, और अब क्या कर सकते हैं आप, 4 बॉन्ड बना सकते हैं। तो ये आप एग्जांपल्स यहाँ पर लिख दीजिएगा, वीबीटी को आप बढ़िया से समझा सकते हैं। नेक्स्ट यू हैव टू डिस्कस अबाउट द MO, दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। इसका अगर आपको डेप्थ में समझनी है, डिटेल स्टडी वगैरह करनी है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वाले की, तो आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहां पर आप वो जो है डेप्थ में बहुत ज्यादा डिस्कस अच्छे से जो है एकदम मैं बोलूंगा फुल डिटेल में जो है वहां पे आपको डिस्कशन यहाँ पर मिल जाएगा, पूरा MOT से लेके पूरा केमिकल बॉन्डिंग का, बेसिकली केमिकल बॉन्डिंग के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वैसे वो जो वीडियो थी वो टारगेट करा गया था लाइफ साइंस के बच्चों को, बट देन वी नो के आपका और लाइफ साइंस का जो टारगेट है, वो टारगेट कर रहा हूँ सिलेबस है फॉर केमिकल बॉन्डिंग, एक्जैक्टली सेम है, कॉपी पेस्ट है। तो आपके जिस टाइप के आप क्वेश्चन इस वीडियो में देख रहे होंगे, आपको वैसे ही सिमिलर क्वेश्चन उन वीडियोस में मिलेंगे। सिर्फ क्वेश्चन पे बात करिए, सिर्फ क्वेश्चन पे नहीं, आपको लगा क्वेश्चंस होंगे, बट उसमें जो कंसेप्ट की डेप्थ स्टडी कराई गई है वो एकदम कंसेप्चुअल, जैसे कंसेप्ट समझाते हैं बिल्कुल वैसे समझाया गया है, वैसे ही MO डायग्राम बताया गया है, वैसे ही बताया गया है 2pz की एनर्जी ज्यादा होती है, 2px पाई 2px पाई 2py की, तो उसको जरूर जाके देख लीजिएगा। अभी यहाँ पे थोड़ा सा क्विकली चलते हैं, यहाँ पे जेडली का कटआउट में उठा के ले आया हूँ। तो क्या करना है हमें, यहाँ पे जो है ऑक्सीजन का मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है, तो हमें पता होना चाहिए ऑक्सीजन एटम में 8 इलेक्ट्रॉन, तो 2 ऑक्सीजन में 16 इलेक्ट्रॉन हमारे पास हो जाएंगे, ठीक है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन पता है 1s2 2s2 2p4, तो 2 ऑक्सीजन आएंगे जिनका 1s कंबाइन करेगा, सबसे पहले क्या बनाएगा, सिग्मा 1s2 बनाएगा और सिग्मा स्टार 1s2। चलो अभी यहाँ पर 1s खाली लिख देता हूँ, अभी इलेक्ट्रॉन बाद में पढ़ते हैं। फिर 2s आएगा, वो क्या बनाएगा, सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। फिर आपके पास आएगा क्या, एक तो 2pz 2px 2py। अब क्या होगा, 2px कंबाइन करेगा 2py कंबाइन करेगा 2pz कंबाइन करेगा, सेम आपका बॉन्डिंग है, एंटी बॉन्डिंग, बट एंटी बॉन्डिंग। बट द पॉइंट इज यहाँ पर हमारे पास जो इंपॉर्टेंट चीज देखने की है वो ये है कि कौन सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, किसकी एनर्जी कम होगी। तो इन दिस केस हमारे पास सिग्मा 2pz की एनर्जी जो है वो कम होती है, और होनी भी चाहिए। नॉर्मली सोचिए सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग या पाई बॉन्ड, सर सिग्मा बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है, क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, तो एनर्जी स्टेबल होगा, यस सर स्ट्रॉन्ग है तो स्टेबल होगा, स्टेबल होगा तो एनर्जी कम होगी, सिंपल सी लॉजिकल बात है। बट 14 तक ऐसा नहीं होता, उसका कॉन्सेप्ट आया था आपका SP मिक्सिंग वाला, कि वहां SP मिक्सिंग हो जाती है, जिसकी वजह से आपको जो है वो 2p सिग्मा 2pz की एनर्जी थोड़ी ज्यादा हो जाती है एज कंपेयर टू इसके नेक्स्ट वाले, दैट इज पाई 2px पाई 2py। ये आपके कंबाइन हो गए पाई 2px पाई 2py। फिर आपके आते हैं पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, इसी के एंटी बॉन्डिंग। देन आपका लास्ट में सिग्मा स्टार 2pz आ जाएगा। अब आपको 16 इलेक्ट्रॉन बढ़ने तो बढ़ लीजिए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 1 15 1 16, क्योंकि ये डी जनरेट ऑर्बिटल होते हैं, सॉरी यहाँ पे जेड लिख दिया, यहाँ पर वाई आएगा, ये आपके होते हैं डी जनरेट ऑर्बिटल्स, मतलब इनकी एनर्जी इक्वल हो। तो आपको जो है वो कौन सा होता है, हुंस रूल है ना, हुंस रूल होता है, हाँ हुंस रूल होता है, आपको फॉलो करना पड़ता है कि आपको जो है वो सबसे पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना पड़ता है, देन बाद में आपको जो है वो अनपेयर्ड करना होता है। तो इनिशियली आपको सॉरी बाद में पेयर करना होता है, पहले आपको अनपेयर्ड करना होता है, बाद में आप इसको पेयर्ड कर सकते हैं। तो ये आपका आ गया, तो आप देख सकते हैं ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई, और आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंपल सा आपका डायग्राम मौजूद है। 1s को 1s से कंबाइन करा आपका ये 1s सिग्मा स्टार 1s, 2s को 2s से करा, फिर आप देख सकते हैं 2py 2pz 2px, यहाँ पर इन्होंने बस 2px के साथ सिग्मा बना रखा है, आपने 2pz के लिए बना दिया, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस इंटर न्यूक्लियर एक्सिस को जो है इन्होंने डिफरेंट बनाया, तो वो सच कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। फिर आप यहाँ पे क्या देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे पहले आप 2 यहाँ पर देंगे, फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6, तो ये है यहाँ पर जो है वो नॉर्मल तरीका, जो एकदम ट्रेडिशनल तरीका है वो ये है कि 1 2 3 4, फिर यहाँ पे आप 5 आएंगे, फिर यहाँ पे आप छठा भरेंगे, तो आपके इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। इसी के साथ आपको क्या बताना है, अब इसके बाद आपको बताना था O2 नेगेटिव और O2 2 नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर प्रेडिक्ट करना था। तो यार बॉन्ड ऑर्डर की एक बेहतरीन ट्रिक उस वीडियो में बताई हुई है, उसी वीडियो में, बट अगर ट्रिक से नहीं जाना तो ऑब्वियसली हम जाएंगे सिंपल सा अपने फॉर्मूले से, दैट इज बॉन्ड ऑर्डर। मैं पहले ऑक्सीजन का निकाल लूं, बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय 2, तो बॉन्डिंग में गिनो कितने हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 है, ठीक है 10 पक्का 10 ही ना, हाँ। एंटी बॉन्डिंग में गिनिए 2 2 4 2 6 माइनस 6 डिवाइड बाय 2,
तो 4/2 विल बी बॉन्ड ऑर्डर आ गया आपका 2। अब O2 नेगेटिव है, मतलब क्या है, आपको सिंपल सा एक ऑक्सीजन बढ़ा देना है, एक ऑक्सीजन कह रहा हूं, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा देना है। तो किसमें बढ़ाएंगे, किसी में भी बढ़ा दीजिए, इसको 2 कर दिए, तो ये आपका O2 नेगेटिव का हो जाएगा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा। इसका आप जैसे ही बॉन्ड ऑर्डर निकालने जाएंगे, सेम फॉर्मूला लगाइएगा, आपका बेसिकली एंटी बॉन्डिंग में बढ़ा है तो आप लगा दीजिए, आपका 1.5 आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर। फिर आप क्या करेंगे, आपको O2 2 नेगेटिव चाहिए, तो यहाँ पर एक और इलेक्ट्रॉन ऐड कर दीजिए, और यहाँ पर ये आपका 2 हो जाएगा। तो आपका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो आपका एक आपने एंटी बॉन्डिंग में अगेन बढ़ा दिया, तो 10 - 8/2 तो आपका ये आ जाएगा। तो आपका बॉन्ड ऑर्डर आ गया सबका। बॉन्ड ऑर्डर से आप बॉन्ड लेंथ बता सकते हैं, मैग्नेटिक कैरेक्टर बता सकते हैं, कि आप बताएंगे कि यार ऑक्सीजन जो थी ना इनिशियली वो पैरामैग्नेटिक थी, ठीक है। फिर आपने O2 नेगेटिव डाला, अच्छा यहाँ पे 2 पेयर थे, O2 नेगेटिव 1 नेगेटिव बना, तो आप देखेंगे एक पेयर हो गया। फिर जब O2 2 नेगेटिव बना, ये आपकी डायमैग्नेटिक होगी। समझ आया, बोलिए ये सब। आई डोंट थिंक सो इसमें किसी को भी कोई डाउट। सो दैट्स हाउ यू हैव टू अप्रोच मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के क्वेश्चन। सो अब पता नहीं, एक चीज इंपॉर्टेंट ये मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर जो है वो ये 2024 का पेपर है, 2023 का पेपर अभी तक मुझे कहीं से नहीं मिला है, पता नहीं किसी के पास, अगर किसी भी सीनियर ने आपको कहीं पर भी, बेसिकली कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है, मिलके ही नहीं दे रहा। तो अगर किसी भी सीनियर के पास कहीं से भी आपको 2023 वाला पेपर मिला हो आपका, तो जरूर भेजिएगा, वो भी सॉल्व करवाऊंगा, तभी मैं सॉल्व करवाऊंगा जब मेरे पास पेपर होगा। पेपर ही नहीं मिल रहा वो, तो वो प्रॉब्लम है। आप टेलीग्राम पे जो है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके एडमिन को जो है वो DM कर दीजिएगा प्लीज। जैसे ही आपको पेपर मिले आप प्लीज जल्द से जल्द वो भेजिए, ताकि ऑब्वियसली जल्द से जल्द सॉल्व करके मैं आपके लिए अपलोड कर दूं। तो उसको प्लीज एक बार याद रखिएगा, वो भेजिएगा। अदरवाइज वरना मतलब कर ही नहीं सकता सॉल्व। मैं चाहता हूँ करना 2023 का भी, बट है ही नहीं पेपर, तो कैसे सॉल्व करूंगा। हाँ, तो आपकी ज्यादा हेल्प हो जाएगी। NEP वाला पेपर है, तो आपका फिर उससे हम प्रेडिक्ट भी करेंगे क्वेश्चन की, किस टाइप का क्वेश्चन 2023 में पूछा, किस टाइप का 2024 में पूछा, और अब 25 में क्या पूछ सकता है। सपोज करिए जैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम अभी आपका ऑक्सीजन का पूछ लिया, हो सकता है 2023 में N2 का पूछा हो, या कार्बन मोनोऑक्साइड का पूछा हो सकता है, आई एम जस्ट गेसिंग। तो अगर ऐसा होगा कि उन्होंने N2 का पूछा है, तो चांस है कि आपका कार्बन मोनोऑक्साइड का पूछे, या NO का पूछ सकता है। तो यहाँ पर इसकी पॉसिबिलिटीज हम इस तरीके से भी डिस्कस कर सकते हैं, बट वंस ओनली जब तक हमारे पास 2023 वाला पेपर नहीं आ जाएगा आपके सामने, तब तक कोई गेस नहीं करा जा सकता कि क्या आपका पैटर्न चल रहा है करंट 2 ईयर का, ठीक है। बाकी तो रिपीटेड PYQs हैं, आपको बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आप वाली वीडियो देख लेंगे केमिकल बॉन्डिंग की, जिसमें डेप्थ में केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाया है, 3-4 लेक्चर है वो आपके, जो पूरे डिटेल में है, आई डोंट थिंक उसमें से कोई सवाल बाहर जाएगा। उसमें तो सारे के सारे स्ट्रक्चर सब कुछ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम डिस्कस कर रखे हैं। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पड़ाव पर, दैट इज ये आपको स्ट्रक्चर पढ़ाना है। सो ऑनेस्टली बताऊं तो दिस इज फ्रॉम बेंट रूल, जो आपके जो है वो सिलेबस में बिल्कुल मेंशन नहीं है, कि बेंट रूल के नाम की कोई चीज मेंशन नहीं है। तो सबसे पहले आप क्या करिए, बेसिक से चलते हैं। PCl3F2 लगाइए या PF3SCl2 लगाइए, दोनों की आप हाइब्रिडाइजेशन निकालिए। तो H बराबर हाफ ऑफ नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम। सर 5 क्यों 5? बिकॉज, अच्छा पहले फॉर्मूला बता देता हूँ। H इज इक्वल्स टू हाइब्रिडाइजेशन बराबर हाफ ऑफ M प्लस V माइनस C प्लस से होता है। हाफ मतलब हाफ ही होता है, M मतलब मोनोवेलेंट एटम, मोनोवेलेंट का मतलब सिंगल्स, वैलेंट मतलब एक बॉन्ड बना सकते हैं। तो कितने ऐसे एटम्स हैं, सब्सिडरी एटम्स, जो सिंगल बॉन्ड बना सकते हैं? सर फ्लोरीन और क्लोरीन। मतलब समझ लीजिए जितने भी हेलोजेंस एटम्स होते हैं, जब भी वो सब्सिडरी एटम की तरह बिहेव करेंगे, जब भी वो सब्सिडरी एटम की तरह बिहेव करेंगे, तो वो मोनोवेलेंट ही होंगे, एक बॉन्ड बनाते हैं। तो 5 आ गया। प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताइए जरा, फॉस्फोरस में सर 5 होते हैं। माइनस क्या कैटायन है? नहीं सर कैटायन है नहीं, तो चार्ज होगा कोई कैटायन पर नहीं होगा, 0 लिख दीजिए। क्या ये एनायन है? नो सर है नहीं, तो एनायन पर कोई चार्ज होगा? नो सर 0 लिख दीजिए। तो 5 + 5 10, 10/2 5, तो आपका हाइब्रिडाइजेशन का नंबर आ गया 5। और 5 आता है आप बोल दीजिए sp3d, पता है ना, जब आपका 2 आता है तो आप बोलते हैं sp, 3 आता है तो sp2, H की वैल्यू अगर 4 आएगी तो sp3, देन 5 आएगी तो sp3d, 6 आएगी तो sp3d2 एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। तो आपकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी आ गई? आप यहाँ पे डायरेक्टली बोल दीजिए आपकी आ गई sp3d। तो आपको पता लग गई कि आपकी जो ज्योमेट्री है दैट इज योर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। सबको समझ में आ गई? हाँ, अब ध्यान से देखिए, ये आ गया फॉस्फोरस। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, नॉट दो ऑप्शन, बेसिकली दो तरीके के बॉन्ड होते हैं। एक, दो एक्सियल बॉन्ड्स जिनकी बॉन्ड लेंथ लंबी होती है, और दो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। नाउ इसमें जो क्वेश्चन है वो इसीलिए पूछा गया है कि आपको, आप जैसे मान लीजिए PCl3F2 है, तो आप इसमें क्या यहाँ पर ClClClFF ऐसे करेंगे, या कुछ और अरेंजमेंट लगाते हैं? तो उसी के लिए आपको बेंट रूल का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, कि आपका वैसे बेंट रूल जो कहता है वो ये कहता है, अगर आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, कोई भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उसको आंख बंद करके एक्सियल पर रख दीजिए। एक्सियल पोजीशन मतलब यहाँ पर। अब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन। तो फ्लोरीन को आंख बंद कर यहाँ लग दीजिए। क्या दो फ्लोरीन है? हाँ सर दो ही है, तो हो गया काम बस। दूसरी चीज, अगर लोन पेयर है तो आप उसको इक्वेटोरियल दे दीजिए। बस आई थिंक इतने से आपका काम हो जाएगा। जितने भी आपके सवाल आएंगे ना वो इसी से हो जाने चाहिए। आपके जेनॉन वगैरह के स्ट्रक्चर्स आएंगे ना तो उसमें लोन पेयर होगा, तो उसका ध्यान रखिएगा बेटा, आपको इसमें रखना है। और फ्लोरीन को आपको किस पर भेजना है? एक्सियल पर भेजना है। तो आप इस तरीके से ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे आप बन करके सील लगा दीजिए। ये आपका बन गया, किसका तैयार हो गया स्ट्रक्चर? PCl3F2 का। और ध्यान से देखिए, क्या मुझे आप इस स्ट्रक्चर का डाइपोल मोमेंट बता सकते हैं? सर बिल्कुल बता सकते हैं। देखिए जरा, एक्सियल पर सेम है? हाँ सर एक्सियल पर दोनों एटम सेम है। तो एक्सियल आपको पता है ना, आप इमेजिन कर पा रहे हो, ये आपकी कॉपी में
ये आपकी कॉपी से ऊपर आ रहा है अबव द प्लेन, ये कॉपी के नीचे जा रहा है, समझ पा रहे हैं एकदम। ये आपके कॉपी के प्लेन में 120 डिग्री पर है, ये तीनों 120 डिग्री 120 डिग्री 120 डिग्री, ये एकदम फॉस्फोरस, ये वाला कॉपी से एकदम आप ऊपर देखिए अबव द प्लेन, ये आपकी कॉपी के एकदम नीचे बिलो द प्लेन, तो एकदम ये दूसरी के एक दूसरे के 180 डिग्री पर है, ठीक है। तो अब ये जो फ्लोरीन, अगर आपसे बाई चांस नहीं पूछेगा, अगर आपसे पूछ ले कि भाई आप डायपोल मोमेंट बताओ, तो कहेंगे एक इधर आ रहा है डायपोल, एक इधर आ रहा है डायपोल, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, नेट इधर से जीरो हो गया एक्सियल से। इक्वेटोरियल पर भी देखेंगे आप सारे के सारे एटम सेम है, तो अगर आपको पता करना है नेट डाइपोल मूवमेंट जीरो कैसे होता है, तो आप उस वीडियो लेक्चर में जाके जरूर देखिएगा, वहां पर डिटेल में बता रखा है कि सारे के सारे बॉन्ड पेयर हो, कोई लोन पेयर ना हो, तो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप एक डाइपोल, यहाँ पे एक डाइपोल, यहाँ पे एक डाइपोल, तो आप देख सकते हैं सारे के सारे 120 डिग्री पर होंगे और मैग्नीट्यूड सेम होगा, तो नेट डाइपोल मूवमेंट इस मॉलिक्यूल का जीरो आएगा। आई थिंक आपको क्लियर होगा, काफी सारी चीजें क्लियर होंगी। वैसे ये थोड़ा सा मुश्किल है वाला सवाल, डाइपोल मोमेंट वाला। अब देखिए यहाँ पर PF3Cl2 है, तो आपको दो फ्लोरीन तो लगाने ही लगाना है। अब कोई कहे यार तीसरा फ्लोरीन क्यों नहीं लगाना, भाई हमारे पास दो एक्सियल पोजीशन है, तो हम दो ही लगा सकते हैं, हमारी लिमिटेशन है कि हम सिर्फ दो ही फ्लोरीन लगा सकते हैं। बाकी के क्लोरीन हमें यहाँ दो फ्लोरीन और दो क्लोरीन और एक फ्लोरीन हमें इक्वेटोरियल पर ही लगाना पड़ेगा। क्या ये चीज सबको समझ में? सर बिल्कुल आ गए। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब एक्सियल लोन पेयर इक्वेटोरियल पर आएगा। तो अब आपके पास जब ऑप्शन है तो ऑब्वियसली दोनों फ्लोरीन आपने लगा दिए, तो इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर होगा। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट आपके पास आता है, व्हाई इज द सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एल्कली मेटल्स हायर देन द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी? तो आयनाइजेशन सबसे पहले, क्योंकि 5 नंबर का सवाल है, आराम से करिए। सबसे पहले बताइए आयनाइजेशन एनर्जी होती क्या है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, ध्यान से सुनिएगा, लिखते रहिए अगर आपको लिखनी है। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम। ये आपके पास एक न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम है, आपको इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो आपको कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। आप इसको एनर्जी देंगे, ये इलेक्ट्रॉन को बाहर उड़ा देगा। तो जितनी भी एनर्जी आप देंगे उस एनर्जी को आप बोलेंगे आयनाइजेशन एनर्जी। तो अब फर्स्ट सेकंड का क्या क्या, भाई पहला इलेक्ट्रॉन आपने निकाला तो आप बोलेंगे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। अब आप उसमें से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना चाह रहे हैं, आप कहेंगे मुझे एक और इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो ठीक है भाई निकाल लीजिए। तो आप उसमें से जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तब आप उसको बोलेंगे इसकी ये सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी है। क्या है चीज आपको समझ में आई? हाँ सर। अब केमिस्ट्री का बेसिक रूल है ये, कोई भी रिएक्शन तभी प्रोसीड करेगी या आपकी ज्यादा सक्सेसफुल होगी, ज्यादा चांसेस है कि वो रिएक्शन हो, जब आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाने, ऑब्वियसली जाते ही हो, तो आपका प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल हो एज कम्पेयर टू रिएक्टेंट। तो आपको फोकस रखना है कि आपका अगर प्रोडक्ट स्टेबल है तो आपका काफी ज्यादा काम हो जाएगा। अब जरा इसका जो मतलब है ना उसको समझते हैं। मैं ले आता हूँ कोई भी अल्कली मेटल, क्या किसी भी अल्कली मेटल की आप बात कर लें, उनकी कॉन्फ़िगरेशन में NS1 आएगा। जैसे लिथियम है तो 1s2 2s1, सोडियम है 1s2 2s2 2p6 3s1, पोटेशियम है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1, तो सब में NS1 आएगा। हाँ, तो मतलब ये है इनके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर मैं एग्जांपल लूं या रहने दूं, या ऐसे करता हूँ, अब ले लेते हैं इसका एग्जांपल, जैसे लिथियम का ही ले लेते हैं या सोडियम का ले लेते हैं, मजा आएगा थोड़ा। तो सोडियम का मैंने एग्जांपल ले लिया। तो सोडियम में मुझे पता है आपको क्या है, आपके पास 1s2 2s2, नियरेस्ट नोबल गैस क्या है, नियॉन है। 1s2 2s2 2p6 तक मैंने लिख दिया, 3s1 में लिख रहा हूँ। इसमें से मैं इलेक्ट्रॉन जैसे ही निकालूंगा तो ये क्या Na पॉजिटिव बन जाएगा, गैसियस एटम में, ध्यान रखिएगा। बिल्कुल सर। क्या इसकी कॉन्फ़िगरेशन अब नियॉन की जैसी हो गई? हाँ, प्लस इलेक्ट्रॉन। ध्यान से सुनिएगा होगा क्या। ये एक चीज हो गई। अब चलिए दूसरी भी हाथ का देख लीजिए। अब मैं क्या करूँ, इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन निकालूं, तो ये एनर्जी क्या हो गई, जो मैं एनर्जी इस प्रोसेस में दूंगा उसको बोलूंगा IE1, इसको मैं बोलूंगा IE2, ठीक है। अब यहाँ से मैं एक और इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो ये Na2 पॉजिटिव बन जाएगा, प्लस एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे गैस लिख देता हूँ। क्या इसकी कॉन्फ़िगरेशन नियॉन जैसी रहेगी? नहीं सर, नियॉन में से आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, तो आप लिखिए 1s2 2s2 2p5, और ये क्या है 1s2 2s2 2p6। ध्यान से समझिएगा, बोल क्या रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि आपकी सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी मतलब IE2 ये ज्यादा क्यों है एज कम्पेयर टू 1, IE2 ज्यादा क्यों है एज कम्पेयर टू 1। कहने का मतलब आप जरा समझिए लॉजिकली, IE2 ज्यादा होने का क्या मतलब है कि इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है, यही मतलब है। इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है का क्या मतलब सर, मतलब जो Na पॉजिटिव है वो अपना इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ रहा, आराम से नहीं छोड़ रहा, तो उसको हम एनर्जी दिए जा रहे हैं, वो कह रहे हैं नहीं हमने 1000 जूल दी, क्या कर नहीं यार इतने से क्या काम होगा, कम से कम किलो जूल में चलाओ, तो हम कहेंगे चलो ठीक है हमने 1000 किलो जूल दे दी, होगा नहीं, अब भी नहीं, फिर और देंगे, तब जाके वो कहीं ना कहीं 2000 किलो जूल, सपोज कर रहा हूँ मैं, ऐसी सपोज करके एक आर्बिट्ररी नंबर ले रहा हूँ, तब जाके वो माना। आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट की बात करें तो हमने इसको दी कहीं ना कहीं समझ लीजिए 500 जूल, तो 500 जूल में मान के यार मजे आ गए। तो आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट हमें सस्ती क्यों पड़ी, कम क्यों पड़ी एज कम्पेयर टू सेकंड, समझिएगा मतलब। मैंने एक बात बताई, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट आप तभी प्रोसीड करते हैं, जनरली केमिस्ट्री में आपको इजीली प्रोसीड कर पाते हैं तब जब आपका प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल हो। इसकी इधर कॉन्फ़िगरेशन देखिए, क्या इसमें कोई स्टेबिलिटी नजर आ रही है? सर नजर तो नहीं आ रही। क्या इधर नजर आ रही है? सर बिल्कुल आ रही है। क्या ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है? बिल्कुल है। तो अगर Na सोडियम को दिख रहा है कि उसको भाई स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मिल रही है, तो वो क्यों नहीं चाहेगा इलेक्ट्रॉन देना, ये बताइए, सोचता हूँ।
कोई भी चीज आप लाइफ का भी प्रिंसिपल देखिए, लाइफ में कोई भी चीज आप सभी लोग क्या कर रहे हैं, मतलब पढ़ाई लिखाई क्यों कर रहे हैं, सबको जो है अर्न करना है, आपको स्टेबिलिटी चाहिए ना लाइफ में, तो कोई भी चीज अगर आप स्टेबिलिटी की तरफ आपको लेके जा रही है तो आप क्यों उसको मना करोगे भाई। ऐसे ही सोडियम है, वो देख रहा है कि यार मुझे स्टेबिलिटी की तरफ ले जा रहा है, मेरे तो मजे आ जाएंगे, तो वो भी मना नहीं करेगा कि भाई नहीं, आप जो है मैं कम एनर्जी में मान जाता हूँ, ठीक है आप वो इससे बार्गेनिंग हम आराम से कर सकते हैं, हम कहेंगे ये कहेगा 500 दे दो, हम कहेंगे नहीं 400 पे बात करो, कहेगा चलो यार 400 पे हम बात कर लेते हैं क्योंकि स्टेबिलिटी तो मिल रही है, तो क्या ये खुश होगा, खुशी चाहिए सबको जिंदगी में, स्टेबिलिटी चाहिए आपको मुझे जितने भी सब लोग हैं, ऑब्वियसली ये आइडियल हमारा सबका थॉट रहता है कि हमें जो है वो स्टेबिलिटी चाहिए, ऐसे ही सोडियम का भी थॉट है, तो सोडियम Na पॉजिटिव बन के भाई बन गया, क्या आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट कब होगी ये बात समझ में। अब सेकंड ज्यादा क्यों होगी इसका सोचते हैं, तो पहले आपको मैंने समझाया फर्स्ट कम क्यों होगी, क्यों कम होगी, क्योंकि आपकी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा Na पॉजिटिव बन। अब सेकंड ज्यादा क्यों होगी, बताइए मुझे, इस वक्त सोडियम अच्छा खासा स्टेबल जिंदगी से खुश नजर आ रहा है, सर बिल्कुल आ रहा है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर, मुझे बताइए क्या उसकी खुशी आपने छीन ली, सर बात तो आप सही कह रहे हैं, हमने उसकी खुशी छीन ली, उसका जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, जो उसका फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल था, जो फुल्ली फिल्ड उसका ऑक्टेट था, उसको हमने इनकम्प्लीट कर दिया, उसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ले आए हम 2p5 वाला, तो क्या अब उसकी जिंदगी का सुकून आपने छीन लिया, सर बिल्कुल छीन लिया। तो अगर सुकून छीन लिया, क्या कोई आसानी से अपना सुकून छिनवाने को तैयार हो जाएगा, नो सर। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे भाई 500 लो, कहेगा नहीं, हम 1000 देंगे, 2000 देंगे, हम एनर्जी बढ़ाते जाएंगे, बहुत हाई एनर्जी हम देंगे, तब जाके सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो यहाँ जैसे कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी के केस में हमने आराम से बार्गेनिंग कर ली, इस बार सोडियम ने बिल्कुल भी हमें, बल्कि हम हमारे साथ उल्टा हो गया, हमें बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ गई। क्या सबको समझ में आया, बोलिए सुनो, क्या इसको अपनी भाषा में लिख सकते हैं बिल्कुल आराम से, कि फर्स्ट में क्या है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा आफ्टर लूजिंग एन इलेक्ट्रॉन, तो दैट्स व्हाई कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी क्योंकि वो स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। बट अगर इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन निकालना है तो वो बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पहले से ही है भाई, बहुत खतरनाक स्टेबिलिटी होती है, फुल्ली फिल्ड स्टेबिलिटी पहले ही मौजूद है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स एन अनपेयर्ड स्टेट और अनस्टेबल स्टेट, बेसिकली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन स्टेट और अनस्टेबल स्टेट, सो दैट्स व्हाई यहाँ वी नीड वेरी मच हाई एनर्जी। सो ये इसका रीजन इस तरीके से यू हैव टू राइट। आई होप सबको समझ में आया होगा, आराम से लिख दीजिएगा, एल्कली मेटल लिए ठीक। अच्छा अब यहाँ पर अगर ऐसा सवाल आया ना, तो बाई चांस हो सकता है आपको याद है कि वाई इज, पता नहीं मुझे 2023 में आया हुआ या नहीं, मैंने पेपर नहीं देखा, तो हो सकता है उसमें आया हो, अगर नहीं आया तो आप तैयार रहिए, शायद आपका इस बार आ सकता है। व्हाई इज द थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स इज हायर देन दैट ऑफ सेकंड, इस टाइप का आ सकता है, मे बी आई एम जस्ट ट्राइंग टू गेस। तो अगर आपका 2023 वाले पेपर में नहीं आया हो तो हो सकता है 24 में आ जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके जो ड्यू वाले पेपर्स हैं ना, वो पैटर्न आपका लगभग थोड़ा बहुत सेम रखता है, क्वेश्चन का पैटर्न जो है वो कंसेप्ट सेम रख के ये कहीं ना कहीं बनाते हैं। नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट द बॉर्न हेबर साइकिल फॉर MgF2। भाई डिटेल में इसको डिस्कस कर रखा है अपने बॉर्न हेबर वाले साइकिल में, जहां पे डिस्कस करा था, दैट इज आपको आई थिंक लेक्चर नंबर 2 या 3 मिलेगा, शायद 3 होगा, केमिकल बॉन्डिंग का पूरा डिटेल में, जिसकी प्लेलिस्ट की लिंक में डलवा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाके आप जरूर देखिएगा, डिटेल में आपको वहां पर बॉर्न हेबर साइकिल समझ में आएगा। तो क्या होता है बॉर्न हेबर साइकिल में, इट इज सिंपली अ प्रोसेस जहां पर हम डिनोट करते हैं कैसे हम आयनिक कंपाउंड बना। तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले हमें पता है MgF2 से रिएक्ट करेगा, Mg क्या है सॉलिड है, फ्लोरीन क्या है गैस है, रिएक्ट करके क्या बना लेंगे MgF2 बना लेंगे, जो आपका एक आयनिक क्रिस्टल हो। क्या इतनी आसानी से सब कुछ हो जाएगा, नहीं सर आसानी से तो नहीं होगा, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ मेहनत लगेगी। हम क्या होगा, तो सर हमें जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं Mg2 पॉजिटिव है और फ्लोरीन नेगेटिव है, तो दोनों के दोनों फ्लोरीन एटम ने एक एक इलेक्ट्रॉन ले रखा है और मैग्नीशियम ने दोनों इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं, तो हमें इलेक्ट्रॉन लूज करवाने, इलेक्ट्रॉन गेन करवाने, ये सारा काम करना पड़ेगा, तभी जाके कंपाउंड बनेगा। समझ में आ रही है ना बात, हाँ सर आ तो रही है। अब हमें सबसे पहले इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालें, तो क्या आयनाइजेशन करा दें, सर करा दीजिए। क्या मैं आयनाइजेशन सॉलिड में से करा सकता हूँ, माय फर्स्ट क्वेश्चन। नहीं सर अभी तो आपने आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन बताई थी पिछले ही क्वेश्चन में, कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम, तो आपको इसको सबसे पहले गैस में तब्दील करना होगा। नाउ अब आप इससे एक इलेक्ट्रॉन निकालिए, तो आपकी आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट आ जाएगी, जिसमें आप Mg+ बना लेंगे, एक और इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो आपकी आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड हो जाएगी, तो ये बन जाएगा Mg2+। यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होगी उसको मैं बोलता हूँ डेल्टा HS, दैट इज सब्लिमेशन एनर्जी, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करने की जो एनर्जी है, दैट इज योर सब्लिमेशन एनर्जी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, उसका बॉन्ड तोड़ देता हूँ, इसका बॉन्ड तोड़ देता हूँ, मतलब ऑब्वियसली F2 मॉलिक्यूल है, मुझे इसको जैसे ही मैं बॉन्ड तोड़ दूंगा, क्या ये 2 F एटम बन जाएंगे, सर कितने मुझे एटम चाहिए, सर आपको चाहिए तो बस हो गया काम, ये हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें ही इलेक्ट्रॉन डाल देता हूँ, 2 इलेक्ट्रॉन डाल देता हूँ, तो आप जैसे इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो क्या ये बन जाएगा, सर ये बन जाएगा F नेगेटिव, और कितने 2 F नेगेटिव। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने बॉन्ड तोड़ा, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ये आएगी आपकी डेल्टा HEG, दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से यहाँ मल्टीप्लाई कर, नॉट मल्टीप्लाई, बेसिकली इस रिएक्शन में डेल्टा HEG कितने फ्लोरीन है 2, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, एट द एंड क्या होगा, Mg और F2 आपस में रिएक्ट करेंगे और आपका MgF2 बना देंगे। इस प्रोसेस में क्या होगा, आप देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग क्या आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन रही है, Mg कैटायन है,
एनायन केटायन एनायन एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, स्टेबिलिटी आएगी, हाँ सर बिल्कुल आएगी, स्टेबिलिटी आई तो क्या कहीं ना कहीं एनर्जी रिलीज होगी, तो वही एनर्जी जो रिलीज होगी उसको हम बोलते हैं यू नॉट, दैट इज लैटिस एनर्जी। और इस पूरे प्रोसेस में जो एनर्जी बनने में यूज हुई किसकी, MgF2 की, उसको हम बोलेंगे डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ MgF2। अगर थोड़ा कम समझ में आया तो लेक्चर को जाके देख लीजिए, पूरा डिटेल में समझ जाएगा। बॉर्न हेबर साइकिल ये आप खुद कर लेंगे, मतलब इससे थोड़ा आसान वाला करवाया है, ये भी एग्जैक्टली वहीं पर उसी लेक्चर में आपको देखने को मिलेगा। जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या कराया है, सबसे पहले सॉलिड से गैस बनाया, सब्लिमेशन, आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, सेकंड, फिर आपका Mg2 पॉजिटिव को इसको रिएक्ट करा, तो आपको फिर आप एट द एंड यहाँ पे डेल्टा एच फॉर्मेशन बोलेंगे, उसका आप लिख सकते हैं दैट इज योर रिलेशन या उसका एक्सप्रेशन, दैट इज सबसे पहले सब्लिमेशन एनर्जी प्लस आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट प्लस आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड प्लस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। एक बॉन्ड पूरा तोड़ा है, किसी किसी केस में हाफ से मल्टीप्लाई करना होता है, वो भी वहां पर ऑलरेडी डिस्कस है। फिर आपको बस बट यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है ट्वाइस ऑफ डेल्टा एच जी प्लस यू नॉट, ये आपको करना है वहां पर। और ये भी बात कर रखी है उस लेक्चर में कि कौन सी वैल्यू नेगेटिव कौन सी वैल्यू पॉजिटिव क्यों होती है, इन सभी की बात वहां कर रखी है डिटेल में, तो उसको जाके जरूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर अच्छा न्यूमेरिकल भी था उसी पर बेस, तो यहाँ पर ये एक्सप्रेशन लगाया और उससे हमने आंसर निकाल लिया था। तो यहाँ पे लेटिस एनर्जी कैलकुलेट करवाई थी आपके पेपर में किसी न किसी, कभी ना कभी पुराने, नोट 2023 नोट 2024, बट कभी पुराने पेपर में आपके प्रोग्राम वाले बीएससी प्रोग्राम में केमिस्ट्री का जब पेपर हुआ तो आपसे ये कैलकुलेट करवाई गई। नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एक्सप्लेन करने हैं उसके ट्रेंड इन हैलोजेंस। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, बताया अभी, नहीं बताया तो बता देता। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज जब हम किसी भी गैसियस एटम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करें, the amount of energy released when we add the amount of energy released when an extra electron is added to neutral isolated gaseous atom, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब आप इसको लिख दीजिए किन किन चीजों पर डिपेंड करती है, आप बता दीजिए कि यार साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और क्या बोलेंगे मेन तो साइज का होता है ना, तो साइज के जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जितना बड़ा साइज उतनी कम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो EGE लिखूं नॉट EG। अच्छा क्या होता है यहाँ पर, आप समझ लिए आप बाहर से एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, तो अगर साइज बड़ा होगा तो बताइए क्या होगा, एक मेरा एटम ये है, समझिएगा अभी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वैसे होंगे इसके वैलेंस शेल में, एक को मैं ये ले लेता हूँ, ये ले लिया। अब आपने इसमें ऐड करा इलेक्ट्रॉन, जैसे ही आपने इलेक्ट्रॉन ऐड करा क्या है न्यूक्लियस की परछाई में आ जाएगा, इन द सेंस न्यूक्लियस क्या इसको इजीली अट्रैक्ट कर सकता है, बिल्कुल। अब आप यहाँ ऐड करिए, देखिए क्या न्यूक्लियस इजीली कर सकता है, नो सर नहीं कर सकता, तो मुश्किल है। तो अगर मुश्किल है तो कम एनर्जी रिलीज होगी, तो साइज बड़ा तो एनर्जी रिलीज विल बी लेसर। वाई लेसर, क्योंकि एनर्जी रिलीज होने से स्टेबिलिटी आती है, तो अट्रैक्शन अगर कम तो स्टेबिलिटी आपकी अल्टीमेटली कम आएगी, तो ये आप यहाँ पर बताएंगे। देन वी हैव टू डिस्कस अबाउट द ट्रेंड्स इन हैलोजेंस। तो हैलोजेंस क्या होते हैं, फ्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर ट्रेंड है। और इसी का सवाल आपको जो है वो आगे मिलेगा कि क्यों फ्लोरीन की ज्यादा नहीं होती इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एज कंपेयर टू क्लोरीन। सो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा कहानी को। सो फ्लोरीन एटम है मेरे पास, देखिए। अच्छा यहाँ पर अकेला जो पीछे वाला कंसेप्ट है वो नहीं चलेगा, जैसे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे आपके पास और यहाँ मेरे 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, फ्लोरीन आ गया। अब क्लोरीन को जरा देख लीजिए, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, इसमें 8 आ जाएंगे। सर आ जाए, एक सेकंड थोड़ा सा तमीज से बना दो, थोड़ी सी ड्राइंग में पता है यार प्रॉब्लम तो होती है। फिर यहाँ पर 7 आएंगे, क्या ये चीज सबको पता है, सर बिल्कुल पता है, ये बात तो लॉजिकल है, क्लोरीन का साइज बड़ा होता है, फ्लोरीन का छोटा होता है। यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन आएंगे, आप क्या कर रहे हैं, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐड कर रहे हैं, ठीक है। इसको और डेप्थ में हम वहां पर समझ लेंगे, दैट इज इन योर, क्या बोलते हैं उसको, जो क्वेश्चन आएगा उसमें, अगर आप ये थोड़ा कम समझ में आएगा। तो सबसे पहले तो मैं ऑर्डर बता दूं, तो क्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, देन फ्लोरीन की होती है, देन ब्रोमीन की होती है, देन आयोडीन का, ये आपका ऑर्डर होता है देखने को जो मिलता है, ठीक है। क्या होना चाहिए था सर, होना तो ये चाहिए था कि डाउन द ग्रुप जैसे ही जैसे हम जाते हैं तो साइज इंक्रीज तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज, बट उल्टा आपका ये ऑर्डर हो जाता है, बस यही ऑर्डर आपसे वो मांग रहा है एक्सप्लेन करने के लिए। सो क्या होगा, हम बाहर से एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, एक छोटा कमरा है, उस छोटे कमरे में 7 लोग रह रहे हैं पहले से, 8वां बंदा आना चाह रहा है, एक केस ये। दूसरा केस ये, बड़ा सा रूम है, 7 बंदे रह रहे हैं, 8वां बंदा आना चाह रहा है, बताइए कहाँ सही रहेगा। सर हमारे पास जो है वो बड़े रूम में ऑब्वियसली सही रहेगा भाई, ज्यादा जगह होगी तो आराम से आएगा। और वो जो एक और चीज अब मैं ऐड कर दूं, वो जो 7 लोग हैं ना, एक दूसरे से ही परेशान है, जिंदगी से एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, धक्के मुक्के मार रहे हैं, खुद ही वो जिंदगी से परेशान है। छोटा रूम है, इसी वजह से भाई बस कोच कर रहे हैं, धक्का वक्का देके, भाई तू दूर रहे मुझसे, दूर रहे, उधर हो जा, यहाँ मैं लेटूंगा, यहाँ मैं बैठूंगा, वो लड़ाई चल रही है। ऐसे ही सीएल में भी चल रही होगी, बट बेसिकली सीएल कह रहा हूँ, बड़े रूम में भी चल रही होगी, बट वहां कम होगी क्योंकि स्पेस होगा, तो वो थोड़ा थोड़ा दूर रह सकते हैं। वो ऐसा है समझ लिया आप, तकिया फाइट चल रही होगी वहां पर। और यहाँ पर जो है फ्लोरिंग में वो एक दूसरे के हाथ पैर तमाचे वमाचे मार रहे होंगे, लड़ाई हो रही होगी यहाँ पे खतरनाक वाली। और बड़े रूम में ऐसा नहीं होगा, बस वो तकिए वकी से दूर से ही लड़ लेंगे। बताइए 8वां इंसान कहाँ जाना चाहेगा,
सर क्या कहा भाई, अगर मैं छोटे रूम में चला गया ना, मेरी तो कुटाई पक्की है, मतलब बहुत मारेंगे लोग मिलके, चप्पल वप्पल से, पता नहीं क्या, सातों मिलके मुझे ना मारेंगे भाई, हम पहले से ही परेशान है, तू आ रहा है। और बड़े वाले रूम में तो हाँ चांस है कि सर मैं बच जाऊं थोड़ा सा, मैं तकिया वकिया से तो मतलब कम वम चोट लगेगी तो बच जाऊं। क्या है लॉजिकल बात समझ में? सेम चीज इलेक्ट्रॉन की लगा दी भाई। फ्लोरीन में छोटा है क्या साइज, तो क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन पहले से ही है, तो 7 इलेक्ट्रॉन पहले से ही है, तो वो एक दूसरे को पहले से ही रिपेल कर रहे हैं। 8वां इलेक्ट्रॉन आएगा तो भाई वो उसको उतना रिपेल करेंगे कि भाई हम आने ही नहीं देंगे, आने ही नहीं देंगे, तो बड़ी मुश्किल से 8वां इलेक्ट्रॉन आके एडजस्ट करेगा। तो अगर बड़ी मुश्किल से एडजस्ट करा तो क्या आप सोचिए, कहीं ना कहीं इतनी ज्यादा स्टेबिलिटी नहीं आएगी। वेराज क्लोरीन की केस में क्योंकि साइज बड़ा है, साइज बड़ा है तो जगह ज्यादा है, आप इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, कि आपकी क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, मतलब इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर एरिया में कम, एक स्पेसिफिक यूनिट डिस्टेंस पर, यूनिट स्पेस पर कम है। वेराज फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, क्योंकि छोटी जगह है, बराबर इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन में बड़ी जगह, उतने ही इलेक्ट्रॉन जितने फ्लोरीन में, तो आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का यहाँ पर केस आ जाएगा। तो आप इसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा, साइज वर्ड यूज करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वर्ड यूज करेगा आपके कीवर्ड्स में, तो आप इसको फिर एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि वाई Cl2 इज हैज ग्रेटर इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी एज कंपेयर टू फ्लोरीन। ठीक है, बता देंगे। फिर ब्रोमीन और आयोडीन वाला तो बता दीजिएगा कि साइज की वजह से ये नॉर्मल ट्रेंड है जो होता ही। नेक्स्ट सवाल पर हम चलते हैं आगे। सो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी के बारे में बात कर ली। नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट द कैटालिटिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या क्या दो दो बार लिख रहा है यार, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स लिख दिया था खाली, क्या यहाँ पे एलिमेंट्स देते हैं भाई, क्वेश्चन पेपर भी इनसे प्रिंट ही हो। खैर कोई बात नहीं, गलती हो जाती है, इंसान से ही होती है। तो बाकी हम अपनी काम की बात पर आते हैं। पहली चीज बता ली हमने, ठीक है। कैटालिटिक प्रॉपर्टीज की बात करें तो कैटालिटिक सबसे पहले आप बताएंगे तो कैटलिस्ट होते क्या है भाई, वो होते हैं जो आपका रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं बट कंज्यूम नहीं होते। और क्या करते हैं वो भाई, रिएक्शन की जनरली रिएक्शन की स्पीड को फास्ट कर देते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं। जो कैटलिस्ट होते हैं उनका काम, उनकी जिम्मेदारी होती है कि आप भाई आएंगे, रिएक्शन का रेट इंक्रीज कर देंगे, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देंगे, जल्दी काम हो जाएगा। आप सोच रहे थे कि एक काम आपको 1 घंटे में करना है, आप कोई वहीं पे कैटलिस्ट लिया है, वो आपका काम 5 मिनट में करवा देगा। और मजे की बात ये, आप जितना कैटलिस्ट लाए थे, मान लीजिए 5 ग्राम आपने कैटलिस्ट ऐड करा इनिशियली, आपको लगेगा यार आप 5 मिनट में इसने रिएक्शन करवा दी, तो मतलब इसने खुद वहां कुछ ना कुछ टेक पार्ट तो करा होगा। मजे की बात ये, जितना आपने 5 ग्राम डाला था, फाइनली आपको वो 5 ग्राम वापस मिल जाएगा। तो यही प्रॉपर्टी हमें बतानी कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्यों करते हैं ऐसा काम, तो उसके बारे में आपके लिए एनसीईआरटी क्लास 12 की उसी का कटआउट आपके सामने यहाँ पर लाया हूं, जो आपका बता रहा है कैटालिटिक प्रॉपर्टीज का। तो एक चीज आप ये बता सकते हैं कि सबसे पहले इनकी जो है वो मेन चीज आप लिख सकते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। जब रिएक्शन हो रही होती है, मुझे बताइए, अभी रेडॉक्स रिएक्शन की बात करता हूँ मैं, चलिए। रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है सर, रेडॉक्स में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में क्या होता है सर, इलेक्ट्रॉन गेन इलेक्ट्रॉन लॉस, ऐसे ही होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, ऐसा ही होता है। हाँ सर, ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होती है। तो इलेक्ट्रॉन अगर एक एटम से दूसरे एटम को देने हैं, तो उसके लिए हमें कोई बीच का जिम्मेदार शख्स चाहिए जो ये काम करवा सके, कोई ब्रोकर समझ लीजिए आप चाहिए, तो वही काम ये आसानी से कर सकता है जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट करे। मतलब समझ लीजिए Fe है मेरे पास, वो Fe2+, क्या Fe3+ भी होता है, हाँ सर बिल्कुल होता है। तो अगर Fe2+ Fe3+ में आराम से जा सकता है, तो वो क्या करेगा सर, वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। और हो सकता है ये Fe जो इलेक्ट्रॉन जो ये लूज कर रहा है, ये पहले कहीं से किसी का लेके आया हो। पहले Fe ने क्या करा, किसी से इलेक्ट्रॉन लिया, बन गया Fe2+, अब किसी और के पास जाके ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, जो अभी आगे एग्जांपल में थोड़ा और समझ में आएगा, तो आप समझ जाएंगे। तो थोड़ा सा आप गहराई को आई होप समझ पा रहे हो। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट इज वन ऑफ द रीजन। देन आपके पास कि बढ़िया कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी है इनकी, तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी एक इनका सेकंड रीजन आया था। बाकी जो है वो आइए अपनी एनसीईआरटी में ही नजर मार लेते हैं। तो इस अच्छा, इसमें आप एग्जांपल भी बता सकते हैं कि आपका जो है वो बहुत सारे यूज होते हैं, जैसे Fe का तो मैंने बता दिया, बाकी भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। क्या है, जैसे कि V2O5 वेनेडियम ऑक्साइड कहाँ यूज होती है, हेबर्स प्रोसेस में, दैट इज अमोनिया की फॉर्मेशन है ना, ये होता है ना, हाँ इफ आई एम नॉट रॉन्ग। निकल जो है आपका किसमें यूज होता है, हाइड्रोजनेशन में, पता है सबको। कैटलिस्ट क्या काम करते हैं, एट अ सॉलिड सरफेस इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड बिटवीन रिएक्टर मॉलिक्यूल, इसको आप पढ़ के लिख लीजिएगा। क्या करते हैं कैटलिस्ट के बारे में, ये तो बता दिया क्या करते हैं। इफेक्ट, दिस हैज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट द कैटलिस्ट सरफेस एंड ऑल्सो वीकनिंग द बॉन्ड इन द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स। अब मुझे बताइए, आपको रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना है, रिएक्टेंट से आपको प्रोडक्ट बनाना है, तो क्या होगा, जैसे मैं बात करूं, चलो SN2 की बात कर लेता हूँ जल्दी से। ये RX है, इसमें आप न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन कराते हैं, तो आपको R और NU के बीच में बॉन्ड बनाना है। मतलब R कोई अल्काइल हैलाइड है, अल्काइल ग्रुप है, उसको आपको RX बॉन्ड मतलब हेलोजन से बॉन्ड तोड़ना है, एक बॉन्ड तोड़ना है, एक बॉन्ड बनाना है। तो यहाँ पर आपकी क्या जरूरी है, जल्द से जल्द BB हो, दैट इज बॉन्ड ब्रेकिंग हो। और यहाँ क्या जरूरी है, जल्द से जल्द BF हो, दैट इज बॉन्ड फॉर्मेशन हो। तो BB होना जरूरी है, BF होना भी जल्दी जरूरी है। तो जितनी जल्दी बॉन्ड टूटेगा, उतनी जल्दी ये न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट कर जाएगा, उतनी जल्दी बॉन्ड बन जाएगा। तो वही यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि कैटलिस्ट का काम होता है जल्दी बॉन्ड ब्रेक करवाना, किसके बीच में, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स के बीच में। आई होप समझ में आएगा। या फिर आप वर्ड ये यूज कर सकते हैं कि आप जो है वो कैटलिस्ट का मेन काम जो होता है, वो जो पॉजिटिव कैटलिस्ट होता है उनका मेन काम होता है एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करना, ये लिख देंगे तो मजा ही आ जाएगा।
फिर आप यहाँ पे बता सकते हैं क्यों होते हैं यहाँ पर, बिकॉज ऑफ देयर चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखिए यहाँ पर देख सकते हैं एक रिएक्शन है। सो इस रिएक्शन में देखिए कैसे ब्यूटीफुली आयरन दैट इज Fe3 पॉजिटिव यहाँ पर काम कर रहा है। तो हम यहाँ पे जो कैटलिस्ट यूज करते हैं वो यूज करते हैं Fe3 पॉजिटिव, क्योंकि वो Fe2 में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करता है, Fe3 पॉजिटिव आएगा, इससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा, किससे, आई नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और क्या बन जाएगा, खुद Fe2 प्लस बन जाएगा। ठीक है, अब इसके पास इलेक्ट्रॉन आएगा, अब ये जाएगा H2O8 आयन के पास, और यहाँ पर क्योंकि आपके एक्चुअल में जो प्रेजेंट होते हैं दैट इज परऑक्साइड लिंकेजेस प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पे आपके OO नेगेटिव ऐसे वाले लिंकेजेस प्रेजेंट हैं। तो आपकी कुछ ऑक्सीजन एटम्स ऐसे हैं जिनमें -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और यहाँ आप देखेंगे सल्फेट में सारे ऑक्सीजन एटम्स की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज -2। तो यही क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन से दो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे दो Fe है तो दो इलेक्ट्रॉन ले लेगा दो आयरन से, क्या कर रहा है, खुद कन्वर्ट हो गया Fe2 में। अब ये जो दो इलेक्ट्रॉन इसके पास से, ये इन बेसिकली यहाँ पर एक परऑक्साइड लिंकेज है, तो एक परऑक्साइड लिंकेज मतलब एक ऐसा बॉन्ड है, तो इस ऑक्सीजन को एक इलेक्ट्रॉन देगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को कर देगा 2 नेगेटिव। तो 1 नेगेटिव से ये 2 नेगेटिव इन ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट को कर देता है, और वापस चले जाता है, जैसे आया था वैसे ही वापस चले जाता है। हम जब रिएक्शन होगी पूरी, हम वापस आयरन को निकालेंगे कि हाँ भाई बहुत बढ़िया काम करा है आपने, अब आ जाइए आप अपने वापस। तो इस तरीके से आयरन ये काम करते हैं। तो ये हमारे पास हो गया कैटलिस्ट वाला पार्ट। नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस VSEPR के थ्रू शेप्स। भाई वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत जरूरी है। पूरा लेक्चर मतलब सारे के सारे आई थिंक जितने पॉसिबल शेप्स हैं चार्ज स्पीशीज से लेके सारे डिस्कस कर रखे हैं अपने VSEPR वाले लेक्चर में। आई थिंक दैट वुड बी लेक्चर 2 ऑफ केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 2, तो जरूर जाके देखिएगा, पार्ट 2 है वो आपका केमिकल बॉन्डिंग का, बहुत डिटेल में डिस्कस कर रखी है, सारे स्ट्रक्चर आपको आ जाएंगे, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। अगर आपको थोड़ा बहुत बेसिक आता है ना, बस थोड़ा बहुत बेसिक की क्या क्या चीजें होती हैं ये आपको पता होगा, तो आप प्रॉपरली सारे स्ट्रक्चर सीखेंगे, इंक्लूडिंग चार्ज स्पीशीज वाले भी, सारे के सारे वहां पर डिस्कस करे गए। तो आइए यहाँ पर बात करते हैं PCl5, सबसे आसान है, तो PCl5 कराऊं या नहीं कराऊं ये मैं सोच रहा हूँ, चलो करा ही देता हूँ। अभी आपको जैसे मैंने PCl2F5 PCl3F5 बताया, तो सेम यार उसकी तरह है, तो PCl5 नहीं करा रहा है, हाइब्रिडाइजेशन sp3d, और क्या बताना, शेप ट्राइगोनल बाइप्रोडक्ट। NH3 और XCF2 करते हैं, XCF2 करते हैं, इसमें मजा आएगा। अमोनिया तो चलो हल्का सा है, चलो अमोनिया कर लेते हैं, पहले वार्म अप हो जाएगा थोड़ा। सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन, H इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ M प्लस V माइनस C प्लस A। M क्या है, मोनोवेलेंट एटम्स कितने हैं, 3 प्लस M प्लस V, वैलेंस इलेक्ट्रॉन अमोनिया पे 5, कोई 3 मत बोल देना भाई, एक लोन पेयर भी होता है, माइनस कैटायन तो है ही नहीं, चार्ज 0, एनायन तो है नहीं, चार्ज 0, तो 8/2 दैट इज 4, हाइब्रिडाइजेशन 4 मतलब sp3 इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो गई, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो गई। अब यहाँ पे देखिए अमोनिया की कॉन्फ़िगरेशन आप देखेंगे तो 2s2 2p3 होती है, यही होता है, हाँ सर ये होता है। तो 2s2 2p3 यहाँ पर आप इसको बना दीजिए, एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर सब में आ जाएगा, तो 2s2 आ जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन क्या है सर, sp3 है, तो आपको मतलब इन चारों डब्बों को हाइब्रिडाइज कराना है, तो आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। ठीक है, ये आराम से समझ में आ रहा है। अब एक एक हाइड्रोजन आएगा, इससे बॉन्ड बना लेगा, ये आपका नॉन बॉन्डिंग रहेगा, दैट इज लोन पेयर। तो आप सिंपल सा यहाँ पे शेप बना के दिखा दीजिएगा कि ये आपकी हो जाएगी क्या, ट्राइगोनल पिरामिडल शेप। ज्योमेट्री और शेप डिफरेंट होती है, याद रखिएगा। यहाँ जो आपकी शेप आएगी दैट इज योर ट्राइगोनल पिरामिडल। तो ये आपका सॉर्ट ऑफ एक वार्म अप हो गया। ठीक है, आसान था, बहुत ज्यादा सिंपल था। अब जरा आते हैं XeF2 पर, वहां मजा आएगा थोड़ा। XeF2 दैट इज जेनॉन टेट्राफ्लोराइड। आइए जरा हाइब्रिडाइजेशन निकालें। H इक्वल टू हाफ ऑफ M, कितने सर, मोनोवेलेंट तो 4 है, प्लस M प्लस V, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं फ्लोरीन पे, कोई जीरो मत बोल देना भाई, 8 होते हैं पूरे, 8 के 8, हाफ ऑफ M प्लस V माइनस कैटायन पर चार्ज है ही नहीं, 0, एनायन है ही नहीं, तो चार्ज कहां से आएगा, तो क्या आ गया H आपका, देखिए 4, ओ सॉरी 12/2 दैट इज 6 आएगा। 6 पर क्या आएगा, sp3d2, समझ में आया, हाँ सर आ गया। जेनॉन इफ आई एम नॉट रॉन्ग 5s2 5p6 होता है। ठीक है, अब सबसे पहली चीज, अगर आपको बॉन्ड बनाना है, कितने बॉन्ड बनाने सर, यहाँ तो 4 बॉन्ड बनाने, 4 फ्लोरीन है, तो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन। क्या सबसे पहली चीज यहाँ अनपेड इलेक्ट्रॉन है, नो सर है नहीं। जो बच्चे इस लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं उनसे मेरा क्वेश्चन है, मुझे बताइए कहाँ से लाएंगे आप अनपेड इलेक्ट्रॉन। क्या जेनॉन की आप जो है वो इलेक्ट्रॉन उड़ा देंगे, मतलब एक्साइट कर देंगे, आयनाइजेशन एनर्जी दे देंगे उसको कि आप इलेक्ट्रॉन को बाहर कर दीजिए, 4 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा क्या जेनॉन, ऐसा कर सकते हैं आप कोवेलेंट कंपाउंड में, नो सर, फिर वो तो आयनिक बन जाएगा ना, XeO 4 पॉजिटिव अगर हो गया। क्या करेंगे बताइए, जो लोग पहले देख रहे हैं, और जो लोग पहले नहीं देख रहे हैं वो अभी तक बता चुके होंगे, जो पुरानी वीडियोस देख के आए कि यहाँ पर 5d0 नाम की चीज होती है, वो यहाँ पे खाली पड़ा हुआ होता है, क्योंकि ऑब्वियसली 3d से शुरू हो जाता है ना, थर्ड ऑर्बिटल आपका d ऑर्बिटल 3d सीरीज से शुरू हो जाता है, बेसिकली थर्ड शेल से शुरू हो जाता है। तो आप क्या करेंगे, आपको सोच के बताइए मुझे कितने बॉन्ड बनाने हैं। सर बॉन्ड तो हमें बनाने हैं 4, तो आपको कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए, सर हमें बेसिकली चाहिए 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए टोटल। ठीक है, तो कैसे करेंगे, अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से सोचिए, तो आपको कितनों को आपको वो करना होगा, दैट इज योर एक्साइट करना होगा, XeO4 है हाँ, तो आपको क्या करना होगा, आप इसको हटाइए, इसको हटाइए, इन दोनों में से एक एक इलेक्ट्रॉन बाहर कर दीजिए। ये आ गया आपका, हाँ सर आ गया, बिल्कुल आ गया, समझ में आ रहा है सबको, हाँ सर आ गया। वैसे पाई बॉन्ड वाला नहीं होता तो मजा आता, बट कोई बात नहीं। तो क्या आपने 2 अनपेड कर दिया, इनसे काम बन जाएगा, हाँ एक इससे फ्लोरीन बना लेगा, एक इससे, एक इससे, एक इससे बना लेगा, तो आपकी यहाँ हाइब्रिडाइजेशन हो गई क्या, sp3d2। जो डी हाइब्रिडाइजेशन, जहां पर डी हाइब्रिडाइजेशन वर्ड यूज आ जाए ना, तो आपको दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए कि आपका डी ऑर्बिटल यूज हो।
जब भी हाइब्रिडाइजेशन आप निकालें डी आ जाए ना कहीं से sp3d sp3d2, तो आपको दिमाग में क्लिक हो जाए कि आपका 5d ऑर्बिटल खाली है कहीं ना कहीं पड़ा हुआ। सेम केस pCl5 के लिए आप करिएगा, सेम हाइब्रिडाइजेशन निकालिएगा, sp3d सेम डब्बो वाला डायग्राम बनाइएगा, इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट कराइएगा। आपके जो 3s2 में इलेक्ट्रॉन है ना 3s2 3p5 3p5 होता है या 3p3 होता है, बता नहीं रहा, मतलब खुद ही सोचते रहते हो, कुछ बताते नहीं, गलत होता है। तो 3s2 वाले को आप 3d1 में भेज दीजिएगा, हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d, सेम तरीके से आप कर लीजिएगा, होमवर्क लीजिएगा, कोई डाउट हो तो टेलीग्राम पर मैसेज करके पूछ लीजिएगा। अब आइए जरा इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो जेनॉन है यहाँ पर, sp3d है तो आपकी ज्योमेट्री क्या हो गई, ऑक्टाहेड्रल हो गई ज्योमेट्री। तो मतलब 1 2 3 4 5 6 आपकी ज्योमेट्री हो गई। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं ज्योमेट्री इंक्लूड्स लोन पेयर एज वेल एज बॉन्ड पेयर। तो यहाँ पे कितने बॉन्ड पेयर है सर, 4 बॉन्ड पेयर है। कितने लोन पेयर है, 2 लोन पेयर। तो आपके 2 लोन पेयर आपके सिंपल से यहाँ देंगे। अच्छा, इसमें कोई एक्सियल इक्वेटोरियल का गेम नहीं होता, सिंपल सा इसमें होता है, सारे के सारे एट इक्विवेलेंट बॉन्ड्स होती हैं, यहाँ पर सारी की सारी बराबर होती हैं। द शेप इज गोइंग टू बी स्क्वायर प्लेनर, सारे के सारे बॉन्ड एंगल्स इसमें आपके प्यारे से 90 डिग्री के होते हैं, स्क्वायर प्लेनर, हाँ एक ही प्लेन में होते हैं। तो स्क्वायर प्लेनर आपकी शेप यहाँ पर आ जाएगी। और हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d2, हाइब्रिडाइजेशन में आप जो है वो लोन पेयर को भी इंक्लूड करते हैं, याद रखिएगा, 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर। सो आई होप समझ में आएगा। सेम pCl5 का बना दिएगा। अगर आपका XCO2F2 पता नहीं वैसे भी बढ़िया वाले स्ट्रक्चर आते हैं, वो आई थिंक हमने वीडियोस भी डिस्कस कर रखे हैं, जिसमें आपका पाई बॉन्ड वाला आ जाएगा। आप देखेंगे कि आपके पास एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे +2 कर लीजिएगा, ये 5d2 हो जाएगा, और इसमें -2 कर लीजिएगा, ये 5p4 हो जाएगा। आपके पास जैसे कभी कभी ऐसा आएगा, आपके पास 3 डी ऑर्बिटल में आपको इलेक्ट्रॉन पहुंचाने पड़ेंगे जबरदस्ती के, बट हाइब्रिडाइजेशन में आपका वो डी ऑर्बिटल यूज नहीं हो रहा होगा, तब मसले की बात होगी यार, अब क्या करेंगे। तो उसके लिए आपका कहीं ना कहीं पाई बॉन्ड वाला कंसेप्ट आता है, जो हमने लेक्चर में डिटेल में डिस्कस कर रखा है, तो आप वो जाके देख लेंगे, तो बिल्कुल आपसे सवाल गलत नहीं होगा। अब आते हैं अपने यहाँ पर लैटिस एनर्जी आपसे कैलकुलेट करवा रहे हैं। तो लैटिस एनर्जी वाला क्वेश्चन वैसे तो लेक्चर में डिस्कस कर ही रखा है यहाँ पर, बट यहाँ पर भी देख लेते हैं। तो आपका लैटिस एनर्जी का फॉर्मूला सिंपल सा क्या है, -NA is medaling constant, z positive z negative, e square डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r नॉट इंटू 1 - 1 बटे n। सब कुछ यहाँ पर दे रखा है। n कितना दे रखा है आपको, माइनस माइनस तो एज इट इज देखो 6.02 इंटू 10⁻23। ए कितना दे रखा है, मेडलिंग कांस्टेंट 1.475। चार्ज ऑन कैटायन बताइए कितना है सर, +2, तो 2 लिख दूंगा। एनायन -2 लिख दिया। ई की वैल्यू जरा अब यहाँ पे डालेगा। अच्छा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इसको जरा रुकिए। आर नॉट क्या होता है, कैटायन और एनायन के रेडियाई का सम, मतलब 0.65 प्लस 1.40, तो ये आपका आ जाएगा 2.05 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पे मैं इसको जरा 2.05 अभी एंगस्ट्रॉम में लिख रहा हूँ, अभी रुकिएगा जरा। इनटू मुझे करना है 1 - 1 अपॉन से, मतलब 1 - 1 1 बटे एन कितना दे रखा है 7। सारी वैल्यूज पुट कर दी। अब यहाँ जरा ई स्क्वायर को पुट करना है। अब हमें आंसर चाहिए किलो जूल में, और इन्होंने जो ई दे रखा है ना, वो दे रखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में। वन ऑप्शन यू हैव इज कि आप इसी में पुट कर दें वैल्यू, और जो आपका पर आपको फिर उसमें एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू में प्रॉब्लम आई। सो आई रिकमेंड आप क्या करिए, आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, दैट इज होती है 9 × 10⁹ न्यूटन कूलम स्क्वायर। ये होती है, हाँ, कूलम स्क्वायर, न्यूटन कूलम पर स्क्वायर होती है ना, हाँ सॉरी, पर स्क्वायर, और देन मीटर स्क्वायर, इफ आई रिमेंबर दिस एग्जैक्टली, शायद मीटर होती है। ये एक बार चेक कर लीजिएगा इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, ठीक है। ये आप एक बार चेक कर लीजिएगा, या मीटर स्क्वायर होती है, शायद मीटर स्क्वायर ही होती है। इसको एक बार प्लीज देख लीजिएगा, यूनिट कहीं लिखी हुई नहीं है पर यूनिट आप देख लीजिएगा। अच्छा, वैल्यू ही आएगी। तो आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को आप डायरेक्टली यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ उसको, इज इक्वल टू 9 × 10⁹ तो आपने न्यूटन देखे, न्यूटन कूलम क्या है, एसआई यूनिट है, सीजीएस यूनिट नहीं है। तो आप जो चार्ज को, मेरी बात मानिए, 1.6 × 10⁻⁻19 डालिएगा, आराम से आपका जूल में आंसर आएगा। डिवाइड कर लीजिएगा 1000 से, किलो जूल में आ जाएगा। तो इनटू यहाँ पर आप एक और चीज से कर लीजिए, 1.6 × 10⁻⁻19 का स्क्वायर। तो एट द एंड जो भी आपका आंसर आएगा दैट विल कम आउट इन जूल ओनली। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा जूल में, जो भी आए कैलकुलेटर से आपको जिम्मेदारी दी है इस बात की। और अच्छा, एंगस्ट्रॉम को मैं बता दूं, क्योंकि आप सब कुछ किसमें कर रहे हैं, ऐसा यूनिट में, तो उसको 10⁻⁻10 मीटर लिख दीजिए। आई डोंट थिंक सो किसी को भी छोटे से मोटे से बड़े से छोटा सा कोई डाउट इसमें होगा। सबको समझ में आ गया, यस सर, बिल्कुल यहाँ पे डेप्थ में आ गया। अब चलते हैं हम आगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज शॉर्ट नोट बताना है हमें शील्डिंग इफेक्ट पर। तो शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, आइए जरा इसको समझ। अब शील्डिंग इफेक्ट को थोड़ा ध्यान से समझते हैं। क्या होता है हमारे पास न्यूक्लियस, सबको पता है क्या होता है, सबको पता है सर, बिल्कुल पता है। क्या उसके अंदर क्या होता है सर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। अभी हमारा काम किससे, प्रोटॉन से। क्या प्रोटॉन्स अट्रैक्ट करते हैं किसको, इलेक्ट्रॉन को, बिल्कुल करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन होगा इसको अट्रैक्ट कर रहे होंगे, ये इलेक्ट्रॉन को इसको अट्रैक्ट कर रहे होंगे। अब बताइए, बाहर इलेक्ट्रॉन को इसको भी तो कर रहे होंगे, हाँ सर, सभी को कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन, ये अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, सभी इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो ये जो प्रोटॉन है, इसका कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा बिटवीन दिस इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल वाले की बात कर रहा हूँ अभी मैं सर, हाँ सर बिल्कुल होगा।
वो उसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, मान लेते हैं उसका हिसाब होगा कि भाई मैं 10 न्यूटन की फोर्स से अट्रैक्ट करूंगा, मान रहा हूं मैं, लेट कर रहा हूँ। सोच के मुझे बताइए, अगर उसने सोचा कि मैं 10 न्यूटन की फोर्स से अट्रैक्ट कर लूंगा इलेक्ट्रॉन को, तो क्या वो करने में सक्षम हो पाएगा? क्या वो 10 न्यूटन की ही फोर्स से अट्रैक्ट कर पाएगा? सर क्यों नहीं कर पाएगा? अगर वो सोच रहा है तो, वो सोच रहा है कर पाएगा, क्या वो कर रहा है? द पॉइंट इज दिस, द आंसर इज नो। ये इलेक्ट्रॉन जो अंदर वाले हैं वो यहाँ पर रिपेल करेंगे, मतलब उल्टी डायरेक्शन में फोर्स लगा देंगे। ये सोच रहे थे भाई कि हम जो है वो इधर 10 न्यूटन का फोर्स लगा देंगे, बट ये जो साहब है ये ऑपोजिट डायरेक्शन में कुछ 2 या 3 न्यूटन का सपोज कर लीजिए लगा रहे हैं फोर्स, तो 10 न्यूटन की जगह ये 7 न्यूटन से अट्रैक्ट कर पा रहा होगा नहीं? क्या ये प्रॉपरली अब अट्रैक्ट कर पा रहा है? नहीं सर, प्रॉपरली नहीं, कुछ ना कुछ कमी हो रही है इसके अट्रैक्शन में, ड्यू टू दिस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, सॉरी ड्यू टू दिस इनर इलेक्ट्रॉन। तो क्या मतलब वो शील्डिंग इफेक्ट का? भाई जो भी इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिपेल करते हैं आउटर इलेक्ट्रॉन को, एंड वो ओवरऑल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड दैट वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को डिक्रीज कर देते हैं। इसी इफेक्ट को हम बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। क्या ये सबको समझ में? हाँ सर आइए, अब इसी की कहानी यहाँ पर देख लीजिए। जहां पर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन स्पीशी होती है, इनर इलेक्ट्रॉन के शेल क्या करते हैं? रिपेल करते हैं आउटर इलेक्ट्रॉन को। ड्यू टू दिस रिपल्जन क्या होता है? आउटर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? एक्सपीरियंस लेस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। भाई जो आउटर वाले हैं, मान लो यहाँ पे 10 प्रोटॉन थे, तो आउटर वालों को जो है वो 10 प्रोटॉन का फोर्स अट्रैक्ट करना चाहिए था। लॉजिकली ये बात है, जब 10 प्रोटॉन है तो 10 का करें, बट क्योंकि इलेक्ट्रॉन ने काम बिगाड़ दिया तो कितने का कर रहा है? अगर 7 न्यूटन में मान रहा हूँ, तो यहाँ पे 7 प्रोटॉन का फोर्स जो है वो अब अट्रैक्ट कर पा रहा हूँ। क्या ये चीज सबको समझ में आई? तो यही होता है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो कम हो जाता है देन द एक्चुअल चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस। ये क्या रिड्यूस कर देता है? अट्रैक्शन को, और इसको हम बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। तो जेड इफेक्टिव हमारे पास एक चीज आ जाती है जिसको हम यूज करते हैं। ये होता है हमारे पास जितने हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है माइनस समथिंग कॉल्ड एज शील्डिंग कांस्टेंट, दैट इज जेड माइनस एस। और ये प्रॉपर्ली स्लेटर्स रूल से निकालते हैं। ये अगर पता नहीं, मुझे ध्यान नहीं पीरियोडिक टेबल में आपको क्या सिलेबस है, आई थिंक मैंने देखा नहीं, बट ऑनर्स वाले बच्चों को तो कराते हैं, तो वैसे शायद नहीं कराते होंगे आपको, क्योंकि तभी एक भी बार पेपर इस पेपर में नहीं आया, वरना सवाल तो जरूर आता है स्लेटर्स रूल से। तो यहाँ पर आपका शील्डिंग कॉन्स्टेंट आपको कुछ ना कुछ वैल्यू माइनस करनी है। ये जो वैल्यू है वही वैल्यू है जो आपकी इलेक्ट्रॉन की रिपेल्जन है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपेल्जन। तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। तो फैक्टर्स इफेक्टिंग शील्ड इफेक्ट क्या होता है भाई? जितनी नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स, जितने अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे क्या उतनी ज्यादा शील्डिंग होगी? हाँ सर, जितने अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ज्यादा वो रिपेल करेंगे, लॉजिकल बात है। देन सेकंड थिंग इज टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल। दिस यहाँ पे क्या होता है हमारी जो, यहाँ पे इसको 3 हटा लीजिए, शील्डिंग एफिशिएंसी डिक्रीज होती है शॉर्टर में। हमारे पास एस क्या होता है? सबसे अंदर होता है, पी फिर बाहर, फिर डी थोड़ा बाहर, फिर एफ जो है और ज्यादा बाहर होता है। तो जो हमारे डी ऑर्बिटल है एक्चुअल में उनकी हम बोलते हैं पुअर शील्डिंग है, क्योंकि उनके शेप की वजह से, उनका शेप जो होता है वो डिफ्यूज शेप होता है, जिसकी वजह से ये एक शील्ड बना देते हैं। डिफ्यूज्ड इनका शेप होता है, एफ ऑर्बिटल हो थोड़े डी ऑर्बिटल उनका थोड़ा सा डिफ्यूज शेप होता है, जिसकी वजह से एक शील्ड टाइप बना लेते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के लिए। तो इनकी ये क्या करते हैं बेसिकली? रिपल्जन को कम कर देते हैं, रिपल्जन कम कर देते हैं, रिपल्जन डिक्रीज करते हैं। रिपल्जन कम कर दी तो क्या डिक्रीज कर दिया? सर इन्होंने जो है वो कहीं ना कहीं आपका एस की वैल्यू डिक्रीज करती तो आपका जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपका इस केस में बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है आपका कहीं ना कहीं जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ जाती है, तो जेड इफेक्टिव आपका ये कर देते हैं इंक्रीज। अब शील्डिंग इफेक्ट से क्या क्या होता है उसकी बात करें तो आयनिक एंड एटॉमिक साइज में प्रॉब्लम आती है भाई। आप सोचिए जितनी ज्यादा शील्डिंग हो रही है मतलब क्या? सर अट्रैक्ट कम कर रहा है। अगर ये बढ़िया तरीके से अट्रैक्ट कर पाता तो क्या है, कहीं ना कहीं क्लोज आ जाता इलेक्ट्रॉन, थोड़ा सा साइज में श्रिंक आ जाता। हाँ सर श्रिंक हो जाता, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता, बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि रिपल्जन जो है वो उसको वापस उल्टी डायरेक्शन में धकेल रही है, तो कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता, बाकी उल्टा रिलैक्सेशन हो ही जाता है, जो साइज है वो कम नहीं होता। अगर ये इलेक्ट्रॉन नहीं होते तो साइज काफी ज्यादा कम हो सकता था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को अच्छी तरफ से अपनी तरह अट्रैक्ट कर सकता। तो शील्डिंग क्या करती है? रिड्यूस करती है न्यूक्लियर अट्रैक्शन को, तो उससे क्या होता है आपका एटॉमिक रेडियस बढ़ जाता है, जो रिपल्जन आप धक्का दे रहे हैं वो आगे की तरफ चले जाता है, तो आपका शेल थोड़ा दूर हो जाता है। देन आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें भाई, जितनी ज्यादा शील्डिंग मतलब लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड। भाई आपकी शील्डिंग ज्यादा है मतलब अंदर वाला इलेक्ट्रॉन ही आपको ज्यादा धक्का दे रहा है, तो आपका काम हल्का हो जाएगा ना भाई, वो आपका काम आसान कर रहा है आयनाइजेशन करने के लिए। अगर आपका अंदर वाला इलेक्ट्रॉन कह रहा है भाई तुम बाहर निकलो, मैं बाहर की तरफ फोर्स कर रहा हूँ, आप कहेंगे चलो यार तुम मेरी मदद करवा रहे हो, मैं भी चलो थोड़ी सी एनर्जी लगा देता हूँ, आप थोड़ी सी एनर्जी लगाएंगे, काम बन जाएगा, मजा आ गया, मतलब कम एनर्जी में काम हो गया। तो ये आपका हो गया इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आप देख सकते हैं शील्डिंग लोअर कर देती है दीज वैल्यू एज सॉरी आउटर इलेक्ट्रॉन्स आर लेस टाइटली हेड। तो अगर बाहर वाले इलेक्ट्रॉन लेस टाइटली हेड है तो आप देख सकते हैं आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को भी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को भी कम कर देते हैं। देन लेंथेनर्ड कॉन्ट्रैक्शन आपका आता है, जो आई थिंक एक सवाल है उसमें डिस्कस करेंगे, बाकी अभी देख लीजिए। पुअर शील्डिंग बाय एफ ऑर्बिटल लीड टू अनएक्सपेक्टेड स्मॉल एटॉमिक रेडिया। तो 4f जो ऑर्बिटल है, जैसा कि मैंने बताया, जो f सबशेल्स होते हैं या f के ऑर्बिटल्स होते हैं उनका डिफ्यूज शेप होता है, तो वो कम शील्ड करते हैं, वो बेसिकली कम शील्ड इन द सेंस वो एक शील्ड टाइप बना लेते हैं। तो शील्ड नॉट शील्डिंग इफेक्ट वाली एक ढाल बना लेते हैं, रिपल्जन को डिक्रीज कर देते हैं, तो वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को रिपल्जन से बचा देते हैं। तो अगर रिपल्जन से बचा दिया तो क्या
अल्टीमेटली अट्रैक्शन की तरफ ले गए। तो अगर अल्टीमेटली अट्रैक्शन की तरफ ले गए तो क्या न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा? हाँ। तो क्या न्यूक्लियस क्लोज ले आएगा उस इलेक्ट्रॉन को? हाँ सर ले आएगा। अगर क्लोज ले आया तो क्या साइज डिक्रीज हो जाएगा? तो यही है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, सिंपल सा। तो आपका जो साइज है वो डिक्रीज हो जाता है। तो यही आप कहीं कुछ ना कुछ लिख दीजिएगा अपने शील्डिंग इफेक्ट वाले क्वेश्चन में। नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस इज रेजोनेंस क्या होती है और इसका स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है। तो सबसे पहले इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लेते हैं, बाद में नेक्स्ट पेज पर स्लाइड्स पे लिखा हुआ है जो उन्हीं लेक्चर्स में से लेके आया हूँ जहां पर हमने बात करी थी इसकी, तो बात करेंगे। एंड आई थिंक ये उसमें शायद कहीं ना कहीं डिस्कस करा हुआ। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में बनाऊँ तो इसका एक यहाँ आ जाएगा, सबसे पहले एक यहाँ आएगा, तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। तो मैं डायरेक्टली दिखा रहा हूँ, देखिए एक बॉन्ड यहाँ आया, एक यहाँ। फिर नेक्स्ट राउंड में क्या होगा? नेक्स्ट राउंड में आएगा ये इधर कम बैक करेगा, ये इधर चलाएगा, ये नेगेटिव आ गया, इधर डबल बॉन्ड आएगा। फिर नेक्स्ट राउंड में क्या होगा? ये इधर आएगा और ये यहाँ पर चलाएगा। तो आपको आई होप समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक बार प्लीज आप इसको खुद बनाने की ट्राई करिए, या एक मैं बना के दिखाता हूँ। चलो ऐसा करता हूँ, एक बना के दिखा देता हूँ। फर्स्ट वाला जो मैंने बोला था, फर्स्ट वाला मैं बना के दिखाता हूँ, बाकी आप जो है वो 2 3 4 बन रहे हैं वो आप खुद बना लीजिएगा। ये इधर आएगा, इसको मैं इधर धकेल रहा हूँ, तो आपके सामने बन जाएगा ये एस, ये ऊपर नेगेटिव, ये एज इट इज रहा, ये वाला एज इट इज रहा। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, तो ये एक आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ गया। इस तरीके से एरो से दिखाते। फिर एक और बनाइएगा आप, कैसे? आप इस बार इसको भेज दीजिए, इसको अपने, अच्छा दोबारा उसको मत करिएगा क्योंकि वो सेम बात हो जाएगी ना, आप वापस पीछे लेंगे, आपको दूसरे बनाने। इस वाले ऑक्सीजन पर ले आएंगे, यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा। फिर आप क्या करिएगा? सर यहाँ डबल बॉन्ड बना हुआ है, यहाँ है, तो आप इसको इधर ले आइएगा, इसको इधर ले जाइएगा। तो इस तरीके से आप घुमा फिरा के रहिएगा। मैं एट द एंड आप एक बना दीजिएगा रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड आपका दिखाता है कि कहाँ कहाँ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। तो सबसे पहले मुझे बताइए क्या हो रहा है? सर कभी यहाँ डबल बॉन्ड, कभी यहाँ डबल बॉन्ड, कभी यहाँ, कभी यहाँ, ऐसा ही हो रहा है, कभी कभी हो रहा है। हाँ सर ऐसा ही हो रहा है। सिंगल बॉन्ड तो हमेशा है। हाँ सर सिंगल बॉन्ड हमेशा। तो हम यहाँ पे इसको पार्शियल बॉन्ड से दिखाते हैं कि कभी तुम, कभी इलेक्ट्रॉन यहाँ, कभी इलेक्ट्रॉन यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ। तो ये इस तरीके से दिखाते हैं। और नेट चार्ज में लिख दूंगा इस पर 2 नेगेटिव। क्या है ये स्ट्रक्चर? सभी को आराम से इजीली समझ में आया? सर बिल्कुल अच्छे से आ गया। तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया, इसको आप डिस्कस कर लीजिएगा, बता दीजिएगा। आप चाहें तो इसमें बॉन्ड ऑर्डर वगैरह कैलकुलेट कर सकते हैं। बॉन्ड ऑर्डर आपका होता है जब भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो, टोटल बॉन्ड डिवाइड बाय सिग्मा बॉन्ड जितनी है, सिग्मा बॉन्ड। टोटल बॉन्ड देखिए कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, तो 6। सिग्मा बॉन्ड कितनी है? तो सर 2 पाई है तो 4 सिग्मा है, तो आ जाएगा आपका बॉन्ड ऑर्डर 1.5। तो 1.5 बॉन्ड है आपकी, 2 बॉन्ड नहीं है कभी भी, हर जगह आपकी 1.5 बॉन्ड है। तो ये आपको लिख दीजिएगा। अब रेजोनेंस आपको समझाइएगा, आपको ऑर्गेनिक की भाषा में मैं बताया था, जैसे कि डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलते हैं रेजोनेंस। या फिर जब किसी भी मॉलिक्यूल का एक स्ट्रक्चर उसकी सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा होता, तब हम उसके एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बनाते हैं ताकि हम उन प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर सकें। और उन सभी स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। एंड द फिनोमिना इज सेड टू बी रेजोनेंस। क्या सबको समझ में आई? हाँ सर आ गई। और आप यहाँ पे लिखी हुई को भी पढ़ सकते हैं कि या दो से ज्यादा सेम मॉलिक्यूल के जो स्ट्रक्चर्स हैं जिनकी ज्योमेट्री आइडेंटिकल हो, नेम नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इक्वल हो, बट क्या हुआ? अलग अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन में बस डिफरेंट है। ये आपका होता है कि आपके इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं इधर उधर, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम, टोटल नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम, ज्योमेट्री विल रिमेन सेम। तो इस तरीके से आपका होता है। और उसको फिर हम क्या बोलते हैं? दी स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं आर कॉल्ड एज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर। फिर हम रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं ये रेजोनेंस एनर्जी वगैरह लिखी हुई है। आप जाके वो प्रॉपर डिटेल लेक्चर या बता देता हूँ क्या होता है। देखिए हमने SO4 3 नेगेटिव का हाइब्रिड बनाया। इस हाइब्रिड की कुछ एनर्जी होगी, हाँ, उसको मैं बोलता हूँ ऐसी -100 जूल होगी। एक स्ट्रक्चर ये बनाया, दूसरा ये बनाया, तीसरा आप बनाएंगे, चौथा आप बनाएंगे, तो 3 4 स्ट्रक्चर आप भी बनाएंगे। अभी तो यहाँ पर सल्फेट के केस में सारे के सारे आइडेंटिकल एकदम है, बट कुछ केस ऐसे आते हैं जहां पर आइडेंटिकल स्ट्रक्चर नहीं होते, मतलब डिफरेंट डिफरेंट थोड़ा सा होता है। मतलब ऐसा होता है कि एक आध जगह पाई बॉन्ड एक्स्ट्रा आ जाए, एक आध जगह नेगेटिव चार्ज आ जाए, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं, बस चार्ज वार्ड में थोड़ा सा आपका हो सकता है, जो पाई जहां पर पहले कुछ और था अब थोड़ा सा चेंज आ जाए, तो ऐसा हो सकता है। उसमें क्या, उस केस में क्या होता है? हमारी स्टेबिलिटी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की अलग हो जाती है। वैसे मुझे समझाने भी नहीं चाहिए क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में आई थिंक आप ऑर्गेनिक में पढ़ के ही आए होंगे। तो ऑर्गेनिक में रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी आपने पढ़ी होगी, कौन ज्यादा स्टेबल कौन कम। तो वही सेम कंसेप्ट यहाँ पर भी लग रहा है कि आपको देखना है कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो ज्यादा स्टेबल है। तो आप सबसे ज्यादा स्टेबल वाला स्ट्रक्चर चुन लीजिए। मान लीजिए उसकी एनर्जी थी -50 जूल। ऑब्वियसली हाइब्रिड सबसे ज्यादा स्टेबल होगा तो उसकी सबसे कम होगी। इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लीजिए, जो आंसर है उसको बोल दीजिए रेजोनेंस एनर्जी। तो क्या मतलब हुआ? रेजोनेंस हाइब्रिड जो है वो मोस्ट स्टेबल होता है। डिफरेंस किसकी एनर्जी में? बिटवीन रेजोनेंस हाइब्रिड एंड मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की एनर्जी का जो डिफरेंस है उसको हम बोल देते हैं रेजोनेंस एनर्जी। आई होप सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वी हैव इज एक्सप्लेन एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, हाउ डज इट वेरी फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ध्यान से समझिएगा, एटोमाइजेशन से वर्ड पता लग रहा है कि आपको जो है वो एटॉमिक फॉर्म में बनाना है। वर्ड को ध्यान सुनिए, एटम है, कोई एटम क्या होगा? एटम, एटॉमिक फॉर्म मतलब आपको उस एटम को एकदम अलग करना है। सर अलग करना है मतलब क्या पहले साथ होगा? हाँ, जैसे आप सोच सकते हैं, अगर मैं किसी गैस के बारे में बात करूं, Cl2 की बात कर लें, अगर मुझे Cl2 गैस से इसके एटम बनाने तो वो 2Cl होंगे। हाँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सर आपको कुछ नहीं, बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, आपने बोला ये बात? हाँ सर बिल्कुल हमने ही बोले, और कौन बोलेगा? तो इस बेसिकली आपने क्या करा,
आपने यहाँ पे इसके एटम बना दी। अब आपको जो भी इसमें जो एनर्जी लगी वो आपकी बेसिकली हो जाएगी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो एटोमाइजेशन की जो एनर्जी जो यूज हुई, आपने 2 एटम बना दिए, तो अभी इसको अगर मैं चाहूँ मुझे एक एटम बनाना है तो मैं हाफ से मल्टीप्लाई कर दूंगा मान लीजिए। तो अगर आपको एक एटम बनाना है तो आप बोल देंगे भाई एक एटम बनाने की जो एनर्जी है दैट विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन बोल देंगे। एलिमेंट्स के केस में या मेटल्स के केस में थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि उसमें ऑब्वियसली ऐसे बॉन्ड तो नहीं होते। Fe के बीच में, Fe2 के बीच में कोई बॉन्ड होता है ऐसा, या Fe आपस में जुड़े हुए नहीं। तो डी ब्लॉक की बात करनी तो उसी के कंटेक्स्ट में बात करते हैं। इन केसेस में क्या होता है, आपके पास एक पूरा मेटल का पीस पड़ा है मान लीजिए, इसमें एक Fe का एटम होगा नहीं सर, बहुत सारे होंगे, क्या बात कर रहे हैं, तो बहुत सारे अरबों खरबों करोड़ों Fe आपको देखने को मिलेंगे। इन सभी के बीच में एक चीज होती है जिसको बेसिकली सबसे पहले तो ये सॉलिड है, सबसे पहली चीज ये सॉलिड है, और सॉलिड फॉर्म में इनके पास बने हुए होते हैं मेटालिक बॉन्ड्स। सो वी हैव टू ब्रेक दीज मेटालिक बॉन्ड्स, उसके लिए एनर्जी चाहिए, एंड एट द एंड हमें इसको फिर अकेला करना होगा गैसियस फॉर्म में। तो जो भी एनर्जी हम देंगे दैट विल बी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। किस पर डिपेंड करेगी, मेटालिक बॉन्ड जितना स्ट्रॉन्ग उतनी ज्यादा एनर्जी लगेगी। हाँ, अब मेटालिक बॉन्ड हमारा डिपेंड करता है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स पर ये आपका डिपेंड करता है। तो जितने ज्यादा आपके नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे कहीं ना कहीं उतनी ज्यादा एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन आएगी। आइए इस चीज को थोड़ा सा देखिए। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट इनटू इट गैसियस एटम। तो यहाँ पे मैंने जो लिखा है, आपको 1 मोल सब्सटेंस चाहिए, ना कि एक एटम चाहिए। तो आपका ये डेफिनेशन एकदम वैलिड रहेगी कि एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन इस केस में बराबर हो जाएगी आपकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के। फॉर मेटल्स किस लिए रिफर करेगा, रिक्वायर्ड बेसिकली एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द मेटालिक बॉन्ड्स, सेपरेट ऑल द एटम्स इन 1 मोल ऑफ अ सॉलिड इनटू फ्री गैसियस एटम। तो यहाँ पर इस रिएक्शन का डेल्टा एच को हमने बोल दिया डेल्टा एच एटोमाइजेशन। फिर यहाँ पे क्या लिखा है, डी ब्लॉक के लिए बात करें तो यहाँ पे जो है वो इसमें एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन हाई होती है क्योंकि स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग होती है। मेटालिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग क्यों होती है, क्योंकि आपको पता ही है 3D1 3D2 3D3 3D4 3D5 ऐसी इनकी कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन काफी ज्यादा होते हैं। तो मेटालिक बॉन्डिंग आपकी आती है दो चीजों की वजह से, एक ग्रेट नंबर ऑफ अनपेड डी इलेक्ट्रॉन, दूसरा डी इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग एनहांसिंग कोहेशन बिटवीन एटम। तो यहाँ पे जैसे अगर मैं एस ब्लॉक की बात करूँ तो एस ब्लॉक में कोई डी में इलेक्ट्रॉन नहीं होते, तो डी इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे बॉन्ड बनाने में, तो एक आध इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यहाँ पर डी के भी करते हैं, एस के भी करते हैं, भाई बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कोहेशन दैट इज फोर्स बिटवीन द एटम्स, बिटवीन द मेटल्स, बिटवीन द मेटल एटम्स वो बढ़ा देते हैं। तो ये आपका रीजन आता है। और यहाँ पर देन आप बात कर सकते हैं अगर इसकी वेरिएशन की, तो अक्रॉस अ पीरियड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इनिशियली इंक्रीज होती है, फिर एक मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंची है, फिर डिक्रीज होती है। क्यों होता है ऐसा समझिएगा, पहले कोई ना कोई यहाँ पर होगी, मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंची, फिर डिक्रीज हो जाएगी। तो सोचिए जब आप जा रहे हैं जैसे स्कैंडियम से, स्कैंडियम क्या है 3D1, स्कैंडियम से आप आ जाइए मैंगनीज तक, तो 3D1 3D2 3D3 3D5 आ गए। कितने अनपेड हो गए सर, 5 अनपेड हो गए। एक से शुरू करे थे 5 तक आ गए। अब वापस आइए, क्या 3D6 में 6 अनपेड होंगे, नहीं नहीं सर इसमें तो 4 हो जाएंगे। समझ में आई ना बात, इसमें 4 अनपेड हो जाएंगे, 5 नहीं रहेंगे सर। क्यों, क्योंकि भाई एक पेयर हो जाएगा, आपका जो एक डब्बा है 3D6 है उसमें आपका एक इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएगा ना, ये आपका पेयर हो जाएगा, तो आपके 4 अनपेड बचे। तो इसी वजह से अब आपकी वैल्यू अगेन डिक्रीज होने लगेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं द मैक्सिमम इज यूजुअली ऑब्जर्व फॉर द मिडिल ऑफ द सीरीज, कहीं ना कहीं मिडिल में आपको जो है वो मोटी मोटी बात करें, एक्जैक्ट अप्रॉक्स बात नहीं कर रहे भाई, डी ब्लॉक की एक्सेप्शंस ना दिमाग घूम जाएगा। सो दिस इज बिकॉज मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, कहीं ना कहीं बीच में होते हैं। टुवर्ड्स द एंड में क्या होता है, पेयरिंग होने लगती है, जैसा कि आप देख सकते हैं मेटालिक बॉन्ड वीक एंड हेंस लोअरिंग डेल्टा एच। और यहाँ पर आप ये ट्रेंड भी देख सकते हैं किस तरीके से आपका ट्रेंड है, कहीं ना कहीं ऑब्वियसली एबनॉर्मल सा ट्रेंड है। सीरीज 1 दैट इज 3D सीरीज है, फिर 4D, फिर 5D। ये एनसीईआरटी का ही आपका कटआउट लिया गया है, जिसको आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा क्लास 11 12 में। तो इसको फिलहाल आप अभी देख लीजिए, इस तरीके से देखा है इनिशियली आपका बढ़ रहा है फिर घट रहा है, फिर थोड़ा सा यहाँ अनइवन सा ट्रेंड आया, फिर बड़ा घटा। तो एट द एंड जो मोटी मोटी बात है, इनिशियली डिक्रीज इंक्रीज, फिर डिक्रीज, फिर डिक्रीज हुआ है, मतलब एट द एंड जो आपका लॉन्ग टर्म में वो आपका इनिशियली इंक्रीज, फिर आपका एट द एंड जो है वो डिक्रीज होगा। सो आई होप समझ में आया होगा आपको डेल्टा एच एटोमाइजेशन के बारे में। नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो जैसे कि एमओटी की बात करते हैं, तो एमओटी में जब भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं तो वो दो सेट ऑफ ऑर्बिटल्स बनाते हैं, दैट इज एक होता है बॉन्डिंग, एक होता है एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एक होता है बीएमओ, एक होता है एबीएमओ। तो अब बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग की हमें बात करनी, तो उसको यहाँ पर हमारे किसी सीनियर ने किसी टाइम पर, जब हम मतलब फर्स्ट ईयर में थे तब हमें नोट्स दिए थे, तो वही नोट्स मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। दैट इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होता है, आपके एडिशन से बनता है, सभी को पता होगा। जो आपका आपकी बात करूं मैं पी वाले की बात करता हूँ, जल्दी से मैं जरा इसको समझाता हूँ। तो यहाँ पर जब सेम साइन वाले वेव फंक्शन आपस में टकराएंगे तब आपका जो है वो बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनता है, और आपका वेव फंक्शन कुछ एडिशन आ जाता है यहाँ पर इस तरीके से। ये इसका
बॉन्डिंग वाला बनता है, एंटी बॉन्डिंग वैसे अभी आई डोंट थिंक ये अगर क्वेश्चन होगा तो कर लेंगे, अदरवाइज लाइफ साइंस में तो आया हुआ है क्वेश्चन, ए भी आपके लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, तो वहां पर तो बात करिए, बट यहाँ पर अभी बात नहीं करता। तो इसको देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आपका जो है वो इस तरीके से कुछ ना कुछ देखना है कि आपका एडिशन होता है, वेराज इस केस में सब्ट्रैक्शन ऑफ एटॉम, सब्ट्रैक्शन ओवरलैप होता है। यहाँ पर क्या है, नोट प्रेजेंट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। नोट क्या होता है, एक रीजन जहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन जीरो होती है, बॉन्डिंग में हो भी सकती है, नहीं भी, बट एंटी बॉन्डिंग में हमेशा होती है भाई, तभी तो उसका नाम है। तो हमेशा होती है बिटवीन द न्यूक्लियर ऑफ बॉन्डेड एटम। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बारे में आप देख सकते हैं कि इन दिस ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, तभी भाई बॉन्डिंग है। तो इलेक्ट्रॉन्स इन दिस ऑर्बिटल लीड टू अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स। इसमें क्या होती है, ऑब्वियसली अट्रैक्शन नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी बिटवीन द न्यूक्लियस, तभी एंटी बॉन्डिंग कहला रहा है। देन यहाँ पे लिखिएगा कि इलेक्ट्रॉन्स इन दिस ऑर्बिटल कंट्रीब्यूट फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड में करते हैं, ये बिल्कुल भी कंट्रीब्यूशन नहीं करते हैं, बॉन्डिंग है तभी बॉन्ड में फॉर्म कर रहे हैं। इनकी एनर्जी क्या होती है, लेस होती है देन द एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। जैसा आप देख सकते हैं कि आप जो है वो जब आप दो डब्बों को कंबाइन कराते हैं तो इसको एक नीचे बनाते हैं जिसकी एनर्जी कम, एक ऊपर बनाते हैं, ऊपर वाला एंटी बॉन्डिंग होता है जिसकी एनर्जी ज्यादा, नीचे वाले की एनर्जी कम होती है, इसमें ज्यादा बनाते हैं। और आप ये बोल सकते हैं कि भाई एनर्जी अगर कम है तो ज्यादा स्टेबल होते हैं, और इसमें आप बता सकते हैं कि ये आपके लेस स्टेबल होते हैं, ये बता सकते हैं। फिर रिप्रेजेंट विदाउट एन एस्टेरिक मार्क, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं विद एन एस्टेरिक मार्क। तो ये चीज आप यहाँ पर बता सकते हैं फॉर द बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग। नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का रिलेशन। आयनाइजेशन एनर्जी डिटेल में बता रखी है, वो अब दोबारा नहीं बता रहा क्योंकि इसी पेपर में बताइए। अब क्या होती है ऑक्सीजन के बारे में, किसकी बोल रहा है कि ऑक्सीजन की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कम है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। तो सबसे पहले बात करें कि क्यों नहीं होनी चाहिए, अगर आप पूछ रहे हो होनी चाहिए तो क्यों नहीं। आइए जरा इसको लिखें, बेरिलियम, बेरिलियम, बेरिलियम के बाद कौन आता है, सॉरी सबसे पहले लिथियम आता है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अक्रॉस अ पीरियड साइज क्या होता है, सर साइज आपका होता है डिक्रीज। अगर साइज डिक्रीज होता है तो आयनाइजेशन एनर्जी आपकी इंक्रीज होनी चाहिए थी, तो इसका मतलब ऑक्सीजन की ज्यादा होनी चाहिए थी। लॉजिकल बात ये कह रही है कि ऑक्सीजन की ज्यादा होनी चाहिए थी, बट ऐसा नहीं है, ये बोल रहे हैं ऑक्सीजन की कम है। तो ये कह रहे हैं हमसे कि आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन की है ना भाई, वो कम है, ज्यादा होनी चाहिए थी। आप कहेंगे यार बात तो सही है, मतलब नॉर्मल ट्रेंड जो है वो तो यही बता रहा है कि ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए, बट यहाँ तो ज्यादा दे रखी है। तो आप क्या करें, देखते हैं भाई क्वेश्चन का मसले का हल निकालते हैं। क्वेश्चन पूछा एग्जाम में, ये थोड़ी सोचेंगे कि सर आप क्या कर सकते हैं, नाउ आई डोंट नो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ऐसा थोड़ी लिखेगा आपको एग्जाम में, सॉल्व करेंगे। आइए समझते हैं। तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की आयनाइजेशन मतलब इलेक्ट्रॉन निकालने, मतलब आप उसको O पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं, ठीक है। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के साथ भी आप सेम काम कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, एक इलेक्ट्रॉन। जरा इसकी कॉन्फिगरेशन लिखिए, आप लिखेंगे इसकी 1s2 2s2, मैं खाली वैलेंस करके लिख देता हूँ 2p4, ये क्या है 2p3, ये क्या है 2p3, ये हो जाएगा 2p2। एक इलेक्ट्रॉन चला गया ना, तो एक एक इलेक्ट्रॉन कम कर दीजिए। सोचिए कुछ लॉजिक लग रहा है सर, लॉजिक यहाँ पे देखें 2p4 है, तो सर यहाँ पे जो है ना कुछ लॉजिक सर इसमें तो नहीं लगता, वो नजर आ रहा, बिल्कुल सही कह रहा। 2p3 में देख लीजिए लग रहा है, तो भाई बता दीजिए। सर यहाँ तो लग रहा है, क्या इसको आप प्यार से हाफ फील्ड स्टेबिलिटी के नाम से जानते हैं, सर बिल्कुल जानते हैं, हम बचपन से जानते हैं, क्लास 11 से, कि ये हाफ फील्ड स्टेबल है। क्या होता है हाफ फील्ड स्टेबिलिटी, बेसिकली जब आपको कोई भी ऑर्बिटल हाफ फील्ड हो फ्रॉम इलेक्ट्रॉन से, तब आप बोलेंगे आपका जो आपके पास एक स्टेबिलिटी आती है, हाफ फील्ड स्टेबिलिटी, जो एक्सचेंज एनर्जी की वजह से होती है, उस पर नहीं जाते। बट इतना याद रखना है कि आपकी जो क्या है यहाँ पर हाफ फील्ड आपको स्टेबिलिटी मिल रही है, किसकी, ऑक्सीजन एटम की, O पॉजिटिव की। तो 2p4 क्या था, जैसे सोडियम की केस में बात करती याद करिए, Na से Na पॉजिटिव बनाया, उसको सुकून की एनर्जी, सुकून की जिंदगी दे रहे थे, स्टेबिलिटी दे रहे थे, तो क्या ये कम एनर्जी में मान जाएगा, बिल्कुल मान जाएगा। तो इसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी, सबसे पहली चीज। अब दूसरी इसकी ज्यादा क्यों होगी वो बात करेंगे, पहला चीज हमें होता है कि आयनाइजेशन एनर्जी इसकी कम क्यों है और दूसरे की ज्यादा क्यों है, तो आपको दोनों चीजें बताएंगे। भाई 6 नंबर का है तो प्रॉपर्ली समझाइएगा जरा, ऐसे ही नहीं कि मतलब हवा में तीर मार के आ जाए बस, आयनाइजेशन एनर्जी इसकी कम इसकी ज्यादा। तो आप बताइए आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन की इसीलिए कम है क्योंकि वो O पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये रिएक्शन लिख दीजिएगा और बता दीजिएगा यार O पॉजिटिव में मतलब आपका बढ़िया से स्टेबिलिटी मिल रही है, हाफ फील्ड स्टेबिलिटी। तो हर को कौन नहीं चाहेगा स्टेबिलिटी करना, ये मत लिखना कौन नहीं चाहेगा, मतलब लिखिएगा कि इट विल अचीव हाफ फील्ड स्टेबिलिटी। सो स्टेबल हो गया तो रिएक्शन आपकी इजीली प्रोसीड हो जाएगी, देन यूनिट लेस एनर्जी, तो हेंस आयनाइजेशन एनर्जी इज लेसर। नाइट्रोजन की बात करें, क्या है सर 2p3 हाफ फील्ड, क्या 2p2 में कुछ लग रहा है लॉजिक, सर कुछ भी नहीं लग रहा, मतलब उल्टी सीधी आपका जो है, आपने जो है अच्छा खासा वो हाफ फील्ड स्टेबल था उसको आपने अनस्टेबल कर दिया, उसका एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हटा दिया। जो हाफ फील्ड प्रॉपर्ली स्टेबल था, जहाँ पे एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा होती, अब वो कम हो जाएगी। तो क्या होगा भाई, आपने सुकून की जिंदगी छीन ली। वो चाहेगा सुकून की जिंदगी आराम से छीनवाना, नहीं सर नहीं चाहेगा। तो आपको जो है उसको बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, आपको रिक्वेस्ट से काम नहीं चलेगी। ऑक्सीजन में आप एक बार आओगे रिक्वेस्ट करोगे कि भाई इलेक्ट्रॉन दे दो, आपका ये फायदा क्या, हाँ। आप नाइट्रोजन को क्या बताओगे, क्या फायदा है नाइट्रोजन का, भाई मुझे बताओगे फायदा, भाई मेरा नुकसान है, मुझे टोपी बना रहे हो तुम लोग, नहीं मैं तो नहीं दे रहा, तो वो इलेक्ट्रॉन देगा ही नहीं, इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, तो आप कहोगे नहीं अब एनर्जी देंगे, एनर्जी देंगे, आप एक्सटर्नली फोर्स करोगे तो आप ज्यादा एनर्जी दे दोगे, तब जाके आप यहाँ से नाइट्रोजन में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल पाओगे। क्या ये चीज सभी को समझ में, यस सर आ गई। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन की क्यों कम है, क्योंकि कम उसको इलेक्ट्रॉन जब आप निकालोगे तो वो स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, वेयर एज नाइट्रोजन जो है वो
अनस्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, दैट्स वाई ऐसा होता है। तो आई होप सभी को ये चीज आराम से क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की क्या है, हायर है देन क्लोरीन। तो क्यों होता है ऐसा, तो सब और बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी में उल्टा है। भाई इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी में उल्टा हो सकता है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी सेम नहीं है तभी होगा। हाँ ये कौन समझा, खैर ये मत लिखिए। पहले बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है, टेंडेंसी ऑफ एन एटम टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना अच्छे से वो टू अट्रैक्ट कर सकता है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो कि फ्लोरीन की ज्यादा होती है। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द कंप्लीट पीरियोडिक टेबल। तो फ्लोरीन जो है वो सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर सकता है, कहीं पर भी उसने बॉन्ड बनाया हुआ किसी के साथ भी, उसके अंदर काबिलियत है भाई वो उससे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच सकता है, अपनी तरफ शिफ्ट कर सकता है, एक डाइपोल जनरेट कर सकता है। क्लोरीन फ्लोरीन के सामने फीका पड़ जाएगा, ये बात है। और नाइट्रोजन ऑक्सीजन के सामने तो पड़ जाएगा, नाइट्रोजन तो फिर भी नहीं, ऑक्सीजन के सामने भी ये कमजोर पड़ जाएगा। तो भाई क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ज्यादा नहीं है। तो आप ये बता सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप जाने पर डिक्रीज होती है, जैसे जैसे साइज बढ़ता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सर सेम केस एक उसमें भी था आपका, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी में बिल्कुल था। क्या बात कर ली, हाँ सर कर ली, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी वाले क्वेश्चन में बात तो वैसे हमने कर लिया। तो बस अब क्या देखा बता देता हूँ, फिर भी देखो जी इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी में उल्टा क्यों होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी में हमने बात करी थी कि ट्रेंड तो यही फॉलो होना चाहिए था कि भाई आपकी जो है वो जैसे जैसे साइज आपका कम हो रहा है, आपकी फ्लोरीन की ज्यादा होनी चाहिए थी इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी, बट क्लोरीन की ज्यादा होती है। ये बात करूं मैं इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी की, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात हो रही है। ऐसा क्यों, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मैं अपना लाया हूँ उसका, दैट इज फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया था अपने बच्चों को, केमिस्ट्री ऑनर्स वालों को, तो वहीं से मैं लाया हूँ। देख सकते हैं आप यहाँ पे बड़ा है क्लोरीन, 7 इलेक्ट्रॉन आराम से रह पा रहे हैं। भाई आप 8वां लाओगे ना भाई, आराम से आ जाएगा। यहाँ देखिए ये बेचारे पास पास घुसूस के वैसे ही रहने 7 लोग, अब आप इसमें से 8वां लाओगे भाई परेशानी हो जाएगी, ये लड़ाई होगी। लड़ाई वाली बात से मैंने आई थिंक अच्छे से इसको तो समझा दिया। तो आपको लिखना क्या है, वही लिखना है, साइज फ्लोरीन का कम है तो इलेक्ट्रॉन की रिपल्जन ज्यादा है, तो जो आउटर इलेक्ट्रॉन है उसको ज्यादा रिपल्जन मिलेगी, तो रिलीज एनर्जी कम होगी। सर रिलीज एनर्जी से इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी का मतलब, भाई यही तो मतलब है, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी की डेफिनेशन नहीं आती कि आप जब न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो कुछ एनर्जी रिलीज होगी, अगर वो एनर्जी ज्यादा हुई तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी ज्यादा, अगर वो एनर्जी कम हुई तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी कम। भाई सिंपल सी बात है, हाँ सर बात तो सही है। तो रिलीज एनर्जी आपकी कम हो जाएगी, तो इसी वजह से किस केस में, फ्लोरीन के केस में रिलीज एनर्जी कम, क्लोरीन के केस में ज्यादा। तो आप वर्ड यूज कर सकते हैं जैसे क्लोरीन का साइज बिगर, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, और फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। तो ये सारी वर्ड, ये आप कीवर्ड यूज करिएगा, आपका आंसर बहुत एकदम बढ़िया बन जाएगा। नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस इस साइज ऑफ 4D 5D सीरीज एलिमेंट्स इन अ ग्रुप आर सेम, क्यों होता है ऐसा, बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। डायरेक्टली आते हैं अपने एनसीईआरटी के कटआउट पर, इसी को आप समझ लीजिएगा, इसी को आप लिख दीजिएगा कि 4D 5D में, इसमें आप एग्जांपल वगैरह सब बता सकते हैं कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से होता क्या है। जैसा कि मैं बता ही चुका इसको, आपको मैंने समझा दिया, शील्डिंग इफेक्ट में मैं समझा चुका इसको, फिर से एक बार बता देते हैं। तो क्या होता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में, डिक्रीज इन एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, कहां से, फ्रॉम लेंथेनम टू ल्यूटेटियम, ये एक यूनिक फीचर है इन द केमिस्ट्री ऑफ लेंथेनॉइड। इट हैज फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंस इन द केमिस्ट्री ऑफ द थर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स, द डिक्रीज इन रेडियाई इज नॉट क्वाइट रेगुलर। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, देख सकते हैं आप, लेंथेनॉइड आपके शुरू होते हैं लेंथेनम से ल्यूटेटियम तक, है ना। अब यहाँ से शुरू हो रहे हैं, सो आपके पास ये 57 होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इसका एटॉमिक नंबर, इसका 70 समथिंग होता है। तो अब यहाँ से लेके यहाँ तक 4f14 इलेक्ट्रॉन हो चुके, 4f में 14 इलेक्ट्रॉन हो चुके। अब इसके बाद आप जब भी आप आएंगे, दोबारा आएंगे, आप 5D में कोई इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 5D1 वगैरह 5D वगैरह, तो मतलब आपके पास 4f14 है अवेलेबल, 4f14 की अवेलेबिलिटी है आपके पास। अगर आपके पास f में 14 इलेक्ट्रॉन है तो क्या ये कुछ प्रॉब्लम करेंगे, सर बिल्कुल करेंगे। क्या करेंगे जरा समझाइए। सर प्रॉब्लम ये करेंगे कि इनकी होती है पुअर शील्डिंग, तो पुअर शील्डिंग हुई तो क्या करेंगे, मतलब इन ये क्या करेंगे, एक तरीके से ढाल बन जाएंगे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के लिए। जो 4f ऑर्बिटल है, ये जो है वो एक तरीके से ढाल बन जाएगा आपके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के लिए, तो बाहर वाले को रिपल्जन नहीं होगी। अगर रिपल्जन नहीं हुई तो क्या ज्यादा हो सकती है, आपकी अट्रैक्शन ज्यादा हो सकती है। तो अगर अट्रैक्शन ही ज्यादा हो गई तो क्या 5D वाले क्लोज आ जाएंगे, बेसिकली 5D का जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है वो क्लोज आ जाएगा। अगर क्लोज आ जाएगा तो साइज क्या होगा, सर साइज सिंपल सा डिक्रीज हो जाएगा। तो साइज हमारा जो है वो डिक्रीज हो जाता है, किसका, देख सकते हैं आप 5D सीरीज का, और वो लगभग लगभग बराबर आ जाता है आपके 4D वालों के। तो इसमें इस फिनोमेना को बोलते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो लेंथेनॉइड्स की वजह से जो आपका सक्सेसिव डिक्रीज इन साइज हुआ, जो कहीं ना कहीं सक्सेसिव नहीं, बेसिकली जो डिक्रीज इन साइज आया है 5D एलिमेंट्स में ड्यू टू 4f14 या फिर
लेंथेनॉइड्स बीच में आ गए, जिसकी वजह से 4f के इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं। 4f इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो आपका डिक्रीज इन साइज आया है उसको बोलते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। उसको आपको यहीं पर एक्सप्लेन करना है। सो हाउएवर जैसे कि आप बोल सकते हैं द, आई थिंक यहाँ लिखा होगा, ये क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन, इसको बोलते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या होता है इससे? रेडियाई ऑफ द मेंबर ऑफ द थर्ड ट्रांजिशन सीरीज वो बहुत ज्यादा सिमिलर हो जाते हैं एज कंपेयर टू सेकंड। अच्छा, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज होती है 3D वाली, सेकंड होती है 4D वाली, और थर्ड होती है 5D वाली। तो 4D और 5D की बात हो रही है, आपकी 5D आ गई, ये आपकी 4D आ गई, इनका सिमिलर। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर जर्कोनियम का लगभग बराबर हो जाता है हाफनियम के। भाई ऐसा नहीं होना चाहिए था, बट हो गया, आप क्या कर सकते हैं। कॉन्सिक्वेंस क्या होता है? अकाउंट फॉर देयर, जो बेसिकली लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का जो कॉन्सिक्वेंस है वही है आपके सामने है। तो इस तरीके से आपको लिखना है। लास्ट सवाल आज का जो आपके पेपर से है, फजांस रूल डिस्कस करना है। अगर आपको इसको और डेप्थ में देखना है तो भाई वही बोलूंगा, वीडियो जाके देख लीजिए आराम से, बहुत डिटेल में मिलेगा आपको, बहुत ज्यादा डिटेल में फजांस रूल को डिस्कस करा है। यहाँ पर भी थोड़ी बहुत बात कर लेंगे, बट वहां पर ज्यादा डिटेल में मिलेगा और बहुत ज्यादा क्वेश्चन भी उसमें, फजांस रूल के क्वेश्चन आपको ज्यादा मिलेंगे, आपको समझ में भी आ जाएगा और कंसेप्चुअल क्लैरिटी पूरी मिलेगी। फैक्टर अफेक्टिंग बात करनी है एग्जाम्पल के तौर पर। तो सबसे पहले क्या होता है फजांस रूल? किसी भी आयनिक कंपाउंड को ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो 100% आयनिक हो, उसमें कुछ ना कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। तो कोवेलेंट कैरेक्टर जो आयनिक कंपाउंड में या किसी भी आयनिक बॉन्ड में आता है वो बताता है हमारा फजांस रूल। क्या होता है? जैसे कि आप देख सकते हैं, एक कैटायन है, एक एनायन है। तो कैटायन के पर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। कैटायन में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं। तो एनायन जो है उसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो कैटायन जो है वो क्या करेगा? एनायन के इलेक्ट्रॉन्स को अप्रोच करेगा। एनायन एनायन पर बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है जिसको हम इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोलते हैं। तो कैटायन का जो न्यूक्लियस है वो एनायन को अट्रैक्ट करने लगेगा, एनायन के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने लगेगा, ठीक है। ऑन द सेम टाइम कैटायन का जो न्यूक्लियस है, अब जब वो उसको इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है तो भाई एनायन के पास सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही थोड़ी है, उसके पास जो है वो न्यूक्लियस भी है, उसमें प्रोटॉन भी है। तो उसका प्रोटॉन जो है वो, या आप बोल सकते हैं न्यूक्लियस ऑफ एनायन, वो आपस में रिपल्जन होगी, जिसकी वजह से एक तरफ से अट्रैक्शन एक तरफ से रिपल्जन, तो एनायन के साथ परेशानी हो जाएगी यार, कहीं अट्रैक्शन कहीं रिपल्जन फेस करनी पड़ रही है उसे। तो जिसकी वजह से उसके साइज में कहीं ना कहीं डिस्टॉर्शन आ जाएगा, उसका साइज जो है वो खराब हो जाता है। एक चीज हो गई है जिसको हम बोलते हैं हमारा जो एनायन है वो पोलराइज हो गया, मतलब आपका जो नेगेटिव है, नेगेटिव डेंसिटी इस साइड थोड़ी शिफ्ट हो गई और पॉजिटिव डेंसिटी आपकी यहाँ पर शिफ्ट हो जाती है। ये आपकी हो गई पोलराइजेशन। अब कैटायन कितना अच्छे तरीके से एनायन को अट्रैक्ट कर पा रहा है उसको बोलते हैं हम पोलराइजेशन पावर ऑफ कैटायन, या पोलराइजेशन ऑफ कैटायन, पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन। और एनायन कितनी अच्छे तरीके से कैटायन की तरफ खिंच जाता है उसको बोलते हैं पोलराइजिबिलिटी ऑफ एनायन, कितना बढ़िया तरीके से अट्रैक्ट हो पाएगा उसको बोलते हैं पोलराइजिबिलिटी ऑफ एनायन। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बात इसकी अट्रैक्शन की सारी बात हो रही है। अब ये किस चीज पर डिपेंड करता है? सबसे पहले लॉजिकल बात है भाई, जितना ज्यादा चार्ज उतनी ज्यादा अट्रैक्शन, उतनी ज्यादा पोलराइजेशन, उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर। सबसे पहली चीज समझ में आ गई? हाँ सर आ गई। साइज की बात करें, अगर कैटायन छोटा होगा, सोचिए अगर कैटायन छोटा होगा तो क्या होगा? एक कैटायन छोटा ले रहा हूँ, एक कैटायन बड़ा ले रहा हूँ। ये छोटा कैटायन है, इसमें अपने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे। भाई कैटायन में ऐसा नहीं कि उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, भाई कैटायन है सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन या एक दो इलेक्ट्रॉन, डिपेंड करेगा कितना चार्ज है उसके हिसाब से उसके इलेक्ट्रॉन कम होंगे, बट इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो कैटायन का न्यूक्लियस है, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, बड़े वाले का भी छोटे वाले का भी। अब बाहर से एक इसको अनायन दिखा, बताइए कौन सा वाला न्यूक्लियस इजीली अप्रोच करेगा? सर छोटा वाला। लॉजिकल बात है, क्योंकि छोटा वाला है उसको छोटा ध्यान, अपने कम इलेक्ट्रॉन्स को देखना है, और बाहर वाले से बेसिकली आउटर मोस्ट इन्वायरमेंट से इसका जो डिस्टेंस है वो कहीं ना कहीं कम होगा। वेराज यहाँ पर देखेंगे भाई इसके पास मल्टीपल शेल्स होंगे, पहले अंदर के इलेक्ट्रॉन फिर बाहर के, ये बहुत सारी चीजों को संभाल रहा है। तो जो स्मॉल वाला है वो आराम से इसको अप्रोच कर लेगा, किसको? एनायन को। तो यहाँ पर स्मॉल साइज अगर आपके कैटायन का होगा तो आपका इजीली बाहर वाले तक अप्रोच कर सकता है, तो आपका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। नेक्स्ट वी हैव, अगर एनायन बड़ा होगा, तो एनायन बड़ा होगा तो उससे क्या होगा? एक एनायन ये है, एक एनायन ये। तो अगर छोटा एनायन है तो उसमें ऑब्वियसली न्यूक्लियस होगा, तो एनायन का के इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर लेगा। हाँ सर, अगर छोटा है तो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, बड़ा है तो कम अट्रैक्ट करेगा। लॉजिकल बात है भाई, बड़ा अगर हमारे पास एनायन है, आउटर मोस्ट शेल तक पहुंचने के लिए न्यूक्लियस को जो है वो भाई डिस्टेंस है, काफी ज्यादा डिस्टेंस है, तो अट्रैक्शन कम होगी। तो अगर न्यूक्लियस, इनसाइड न्यूक्लियस, वर्ड ध्यान से सुनिएगा, अगर इनसाइड वाले न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन कम, तो बाहर वाले को चांस मिल गया। वही होता है जैसे कंपटीशन भाई, अगर आपने एक मौका छोड़ा, मतलब बड़े वाले का जो न्यूक्लियस है उसने एक मौका छोड़ दिया, क्या छोड़ दिया? कि भाई वो कम अट्रैक्ट कर पा रहा है तो बाहर वाला मौका बना लेगा। एक ने मौका गवाया, दूसरे ने मौका बनाया, वहीं पर वो सिंपल से आपका मौका बना लेगा। कौन बना लेगा? आपका बाहर वाला, दैट इज बाहर वाला कैटायन। आपका बाहर वाले कैटायन का जो
न्यूक्लियस है उसके पास कहीं ना कहीं ज्यादा चांस मिल जाएगा एज कम्पेयर टू स्मॉल एनायन। तो लार्ज एनायन होगा, स्मॉल कैटायन होगा, आपका काम बढ़िया हो जाएगा। देन नेक्स्ट वी हैव सूडो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, दैट इज आपके आउटर मोस्ट शेल में अगर 18 इलेक्ट्रॉन है, जो आप केस याद रख लीजिए, Cu पॉजिटिव पर सवाल आएगा, Ag पॉजिटिव पर, Au पॉजिटिव पर, इन्हीं दो तीन चीजों पर सवाल आएगा और इसका रीजन कहीं ना कहीं आपका पुअर शील्डिंग वाला ही आता है। तो सूडो नोबल गैस अगर किसी की कॉन्फिगरेशन है तो आप आंख बंद करके उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा बोल दीजिएगा। अब जैसे कि एग्जांपल यहाँ दे रखा है CuCl और NaCl, आपको एग्जांपल दे रखा है किसकी ज्यादा होगी, आपका Cu जो है वो सूडो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन वाला है तो ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर। अब बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे चार्ज का एग्जांपल दे रखा है, एनायन कैटायन सब कुछ सेम, सॉरी एनायन कैटायन बोल रहा हूँ, कैटायन यहाँ पर सेम एकदम, चार्ज सेम, साइज अलग है, तो स्मॉल कैटायन लार्ज एनायन, तो बेरिलियम क्या है छोटा, तो इसका क्या ज्यादा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा। सिमिलरली NaCl और MgCl2 में देखिए यहाँ पर आप देखिए -1 एनायन सेम है, कैटायन अलग है, बट यहाँ पे हम जो वो होता है दैट इज प्रायोरिटी चार्ज को दे दें, तो चार्ज इसका ज्यादा तो हम डायरेक्टली बोल देंगे ये इसमें ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। देन यहाँ देख सकते हैं Na2O और NaF में आपको कोवेलेंट कैरेक्टर दे रखा है किसका ज्यादा, Na2O का। सोडियम बेसिकली कैटायन सेम, एनायन में आपका जो 2 नेगेटिव है, मतलब एनायन का चार्ज ज्यादा तो हम उसकी पोलराइजेशन ज्यादा बोलेंगे। देन नेक्स्ट वी हैव इज एनायन का डिफरेंस, दैट इज एक Cl एक F है, तो छोटा कैटायन सॉरी छोटा कैटायन सेम है दोनों जगह, कैटायन सेम अलग कौन है एनायन, तो कैसा एनायन चाहिए हमें, बड़ा एनायन चाहिए, तो बड़ा एनायन मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, तो क्लोरीन बड़ा होता है। तो दैट्स हाउ यू हैव टू टैकल सच क्वेश्चन। और अगर और डेप्थ में बात करनी है तो आप एक बार जाइए लेक्चर को देखिए, आई थिंक पार्ट 3 में करा है, पता नहीं पार्ट 2 में करा है हमने, शायद पार्ट 2 में मिलेगा आपको या पार्ट 1 में, मुझे याद है शायद पार्ट 1 में हो सकता है। देखिए आप बेसिकली पूरी प्लेलिस्ट देख ली, 3-4 लेक्चर है, आई थिंक 2 घंटे के आसपास, 2-2.5 घंटे लगाए हैं। तो भाई एक यूनिट में अगर आपको इतना सारा लग रहा है और मैक्सिमम क्वेश्चन आपके इसी से आ रहे हैं, जो मेजर पोर्शन है आपका वो केमिकल बॉन्डिंग से, तो आपको उतना टाइम तो देना होगा, आपको कंसेप्ट भी समझ में आ जाएंगे, सवाल भी हो जाएंगे, प्रैक्टिस भी हो जाएगी और मजा भी आ जाएगा, और आप दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहिएगा, तो आपको जो एकदम मजा आ जाएगा अगर आप वो वीडियोस भी देख के आ जाए यहाँ पर। तो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर 2023 के पेपर में इतना ही था। आई होप आप सभी को ज्यादा से ज्यादा मजा आया होगा, क्वेश्चन समझ में आएंगे, सब कुछ डेप्थ में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो जल्द ही मिलेंगे, अगर आपने 2023 का पेपर भेज दिया तो उसके साथ, अदरवाइज यही आपका पेपर आपको, ये मतलब इसके अलावा और कोई चाह रहा ही नहीं है, मतलब क्या ही करूंगा, अपने पास से थोड़ी क्वेश्चन बना के अपलोड कर दूं फेक, कि फेक 2023 का पेपर बना दिया ऐसे कि ये आए थे। सीनियर से मांग के भेजिए, किसी से भी हो सकता है, तो भेजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, फीडबैक जरूर देते हुए जाइएगा। मिलेंगे अगर मौका मिला तो जरूर, और दे जाए अगर आपके पास कोई सजेशन है तो जरूर सजेशन देते जाइए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माय लेक्चर।